Hey guys, welcome to One Life. Today's video is going to be epic. I've worked hard on recap, so if you enjoy it, please show some support by subscribing to the channel. Let's get मेरा इस started. दुनिया में एक ड्रैगन के अंडे के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। कोई आम अंडा नहीं, जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाला एक रेयर डबल योक अंडा। मुझे लगा था कि जिस पल मैं अंडे से बाहर निकलूंगा मैं दुनिया के टॉप पर खड़ा हो जाऊंगा। इसके बजाय मेरे माता पिता ने मुझे क्लैन से बाहर निकाल दिया और मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में खुद के सहारे जीने के लिए फेंक दिया। ड्रैगन क्लैन का रिवाज है कि एक क्लच में सिर्फ एक ही बच्चे को पाला जाता है। अगर एक से ज्यादा अंडे दिए जाते हैं तो कमजोर वाले को खा लिया जाता है। हर तरह से मेरे टैलेंट मेरे बड़े भाई बहनों से कम थे, इसलिए मैं वो बन गया जिसे उन्होंने फेंक दिया। डंजन हाई लेवल मॉन्स्टर से भरा हुआ है और मेरी सुपीरियर टीयर ब्लड लाइन मुझे बिल्कुल वैसा ही शिकार बनाती है जिसकी उन्हें तलाश रहती है। मेरे ड्रैगन माता पिता को जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं कभी वापस आऊंगा और चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। लेवल 1 पर सिर्फ जिंदा रहना ही किसी लग्जरी जैसा लग रहा था। मेरे छोटे और कमजोर शरीर ने मुझे हाई लेवल मॉन्स्टर से बचने के लिए काफी अच्छी तरह से छिपने में मदद की, लेकिन खाने की कमी मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ खींच रही थी। जैसे ही मैं एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, डेस्परेट होकर खाने लायक कुछ भी ढूंढ रहा था, अंधेरी गुफा में एक हल्की सी खट्टी महक आई। ये तेज थी, यहाँ तक कि थोड़ी सरी हुई भी, लेकिन मेरे हैचलिंग इंस्टिंक्ट्स ने चिल्लाकर कहा कि ये खाना था, एक ऐसी महक जिसे सिर्फ एक ड्रैगन की नाक ही पहचान सकती थी। मैं सोचने के लिए नहीं रुका। मैं कई गुफाओं से होता हुआ आगे बढ़ा और फाइनली उस महक के सोर्स तक पहुंच गया। एक गोल गुंबद जैसी गुफा के खोखले बीच वाले हिस्से में 20 मीटर लंबा एक विशाल ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। एक लेवल 28 का सबस्पीशीज अर्थ ड्रैगन। उसकी एक चीख मुझे तुरंत मार सकती थी। महक का पीछा करते हुए मैं देख पा रहा था मेरी साइज के 3 या 4 अर्थ ड्रैगन के बच्चे सभी भूखे होकर दूध पी रहे थे। अर्थ ड्रैगन्स सच्चे ड्रैगन्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें ड्रैकोनिक ब्लड लाइन्स होती है। और सबसे जरूरी बात, एक सबस्पीशीज अर्थ ड्रैगन का दूध एक ऐसी चीज है जिसे मैं एक कैंडल ड्रैगन के रूप में बिल्कुल पी सकता हूं। अंधेरे में छिपा हुआ मैं सावधानी से अर्थ ड्रैगन के पेट की तरफ रेंगा। उन चारों बच्चों को साफ तौर पर देखकर मैं रिलीफ के मारे लगभग रो ही पड़ा। स्वर्ग मेरे साथ था। अभी अभी अंडे से निकले उन बच्चों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। मुझे कोई भी मुफ्त की दावत उड़ाते हुए नहीं पकड़ पाएगा। मैंने कंफर्म करने के लिए एक आखिरी बार देखा। वो सबस्पीशीज अर्थ ड्रैगन नहीं देख रही। फिर मैंने अपनी भूख को हावी होने दिया। मैं चिपक गया और बड़े बड़े लालची घूंटों में पीने लगा। दूध पिला रही अर्थ ड्रैगन अचानक कांप उठी। कंफ्यूज थी वो कौन इतनी जोर से चूस रहा है, लेकिन एक माँ के इंस्टिंक्ट ने उसे बताया कि एक भूखे बच्चे का खाना अच्छी बात है और उसका मन उसे रोकने का नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गर्म दूध मेरे गले से नीचे उतरकर मेरे शरीर में गया, मेरे लगभग जमे हुए शरीर में एक अजीब सी फैलती हुई गर्माहट भर गई। इसके साथ ही मेरे लेवल में एक धीमी लेकिन लगातार बढ़ोतरी आई। शायद यह मौत से बचने का रिलीफ था, या शायद अर्थ ड्रैगन की गर्माहट बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली थी। लेकिन जैसे ही मेरी टेंशन खत्म हुई, मेरा सिर नीचे झुक गया और मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना समय बीता जब मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक तेज चुभन ने मुझे जगा दिया। फिर एक विशाल स्लिट प्यूपिल्ड आंख ने मेरे देखने के पूरे नजारे को भर दिया। उन आंखों में घूरते हुए जो मुश्किल से रोके गए, गुस्से से जल रही थी। मैं बस यही दुआ कर सकता था कि वो मुझे जल्दी से चबा ले ताकि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए मैंने अपने हाथ पैर सिकोड़े, अपनी आंखें बंद की और किस्मत के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मौत कभी नहीं आई। अर्थ ड्रैगन के हाव भाव बदल गए, कॉम्प्लिकेटेड जो परे ना जा सके। गुस्सा तरस जैसी किसी चीज में बदल गया। फिर एक बेबस हार मान लेने का निशान दिखा। फाइनली एक लंबे पॉज के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से आह भरी। फिर मुझे प्यार से वापस अपने बच्चों के बीच रख दिया। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। अर्थ ड्रैगन पहले ही मुड़ चुकी थी, वापस लेट गई थी और खर्राटे लेने लगी थी। जिन बच्चों ने अभी अभी आंखें खोली थी वे एक्साइटमेंट में मेरे चारों ओर घूमने लगे, सूंघते और चाटते हुए जैसे 4 छोटे पपीज एक नए भाई बहन का स्वागत कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। माँ सच में इस बदसूरत चीज को रख रही है। वह बहुत अजीब लग रहा है, किसी एलियन छिपकली के क्रॉस ब्रीड जैसा। मैं और करीब झुका और मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक शब्द मेरे लिए एक बेइज्जती था। मैंने अपना मुंह खोला और गुस्से में एक दहाड़ लगाई। चारों बच्चे अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। साफ तौर पर उन्हें मुझसे पलटकर जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेवल अप करने और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अनलॉक करने के बाद ना सिर्फ मैं दूसरे मॉन्स्टर्स को समझ सकता था, बल्कि वे भी मुझे समझ सकते थे। और इस तरह मैंने उस गुफा में आराम से 3 दिन बिताए। उन बच्चों के साथ रहना हैरानी की बात है कि काफी सुखद रहा। उनकी जबान गंदी थी, लेकिन बस वहीं तक। उन्होंने कभी मुझे सच में परेशान नहीं किया। वे मेरा लगातार मजाक उड़ाते थे, मेरी बेशर्म मुफ्तखोरी को नीचा दिखाने का नाटक करते थे। लेकिन असलियत में, क्योंकि मैं उन सब में सबसे छोटा, सबसे कमजोर और सबसे बदसूरत था, हर बार जब हम सोते थे तो वे चारों मेरे चारों ओर एक घेरा बना लेते थे। और जब भी गुफा के बाहर जरा सी भी हलचल होती, वे मेरे करीब आ जाते और भौंकते हुए कहते, पीछे हटो, तुम यूजलेस बने, और चुप रहो और रास्ते में मत आओ। लेकिन उनकी हरकतें एक अलग ही कहानी बता रही थी। वे मेरी रक्षा कर रहे थे, एक बाहरी इंसान की। मैंने चुपके से उनके स्टेट स्कैन कर लिए थे। वे मुझसे बहुत नीचे थे, लेकिन मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। एक रेयर सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर होने के नाते मेरे लेवल्स उनसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। उन कुछ दिनों में मैं लेवल 9 तक पहुंच गया था। वे चारों अर्थ ड्रैगन के बच्चे सिर्फ
सिर्फ लेवल 4 पर थे। 3 दिनों के बाद मैं सच में अर्थ ड्रैगन परिवार को अपना मानने लगा था। कम से कम मेरे उन घटिया जन्म देने वाले माता पिता से तो 1000 गुना बेहतर। मुझे सिर्फ एक ही पछतावा था कि मैंने कभी अर्थ ड्रैगन माँ से बात नहीं की थी, और जब भी मैंने उसे ग्रीट करने की कोशिश की वह ज्यादा से ज्यादा मुझे एक छोटी सी नजर देती और कभी जवाब नहीं देती। मुझे लगा था कि ये शांति भरे दिन बस ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अगली ही सुबह एक लेवल 35 के सब स्पीशीज कोडो बीस्ट ने गुफा में घुसते ही उस शांति को चूर चूर कर दिया। उसकी 4 खून से लाल आंखें उन 4 अर्थ ड्रैगन बच्चों पर टेक गईं। वो साफ तौर पर भूख से पागल हो रहा था। अर्थ ड्रैगन ने तुरंत रिएक्ट किया, अपनी पूंछ से बच्चों को गुफा के कोने में धकेल दिया और फिर उनके और कोडो बीस्ट के बीच खारी हो गई। उन दोनों का आमना सामना हुआ और कुछ ही सेकंड में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अपने लेवल से ऊंचे एक कोडो बीस्ट के सामने अर्थ ड्रैगन कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई और खुद को और अपने चारों बच्चों को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश में उस बीस्ट का मोटा नाक का सींग सीधा उसकी छाती के आर पार हो। फिर भी अर्थ ड्रैगन ने अपने पिछले पैरों को जमीन में गिरा दिया। छाती पूरी तरह से छिदी हुई थी और उसने कोडो बीस्ट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके पंजे कोडो बीस्ट की गर्दन के चारों ओर लोहे की जंजीरों की तरह कस गए। फिर एक दहाड़ के साथ उसने शार्क जैसे अपने जबड़े खोले और उन्हें कोडो बीस्ट की पीठ में गिरा दिया। मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा फाड़ कर अलग कर दिया। 2 विशाल क्रिएचर्स के एक दूसरे से टकराने के इम्पैक्ट से गुफा हिल गई और उसमें दरारें पड़ गई। चट्टानें एक खत्म होने वाले झरने की तरह नीचे गिर रही थी। मैं हवा में उछला, गिरती हुई चट्टानों को अपनी मुट्ठियों और पैरों से कुचलता हुआ, लेकिन गुफा बहुत तेजी से ढा रही थी। सिर्फ उन चारों बच्चों को बचाना ही मेरी पूरी ताकत ले रहा था। दूध पिलाने वाली माँ की मदद करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अगर मैंने कोशिश भी की होती तो मैं कोडो जैसे मोटे सिर वाले बीस्ट के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मैं सिर्फ उनके रास्ते में ही आता। अचानक कोडो बीस्ट एक पागलपन भरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और अर्थ ड्रैगन की छाती में गड़ा वो मोटा सिंह उसकी क्रूरता से सच में चटक गया। उसकी छाती के फटने से ऐसा दर्द हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ड्रैगन माँ जानती थी कि वो इस लड़ाई में जिंदा नहीं बचेगी। उसने आखिरी बार अपने बच्चों को देखने के लिए सिर घुमाया और जब उसने मुझे उन्हें बचाने के लिए डेस्परेट होकर लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक शांत गर्माहट छा गई, जैसे कह रही हो तुम्हें न खाना बिल्कुल सही फैसला था। फिर उसके खून से लाल आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने अपनी बची हुई हर एक बूंद ताकत को इकट्ठा किया और कोडो बीस्ट की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर जोर से सिर दे मारा। इम्पैक्ट दुनिया को हिला देने वाला था। टकराते ही उसकी खुद की खोपड़ी धंस गई। उसका जबड़ा टूटकर चूर चूर हो गया। इतनी मोटी खाल वाला कोडो बीस्ट भी सिर के पिछले हिस्से पर हुए इस सुसाइडल स्ट्राइक को नहीं सह सका। एक भयानक आवाज के साथ उसकी खोपड़ी भी अंदर धस गई। दोनों विशाल बीस्ट्स ने दर्द भरी चीखें निकाली और जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म होते ही गुफा का ढहना रुक गया। मैंने खुद को आजाद किया और अर्थ ड्रैगन के पास दौड़ा, लेकिन उसकी लगभग तबाह हो चुकी खोपड़ी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो पहले ही जा चुकी थी। मेरे बच्चे क्या, मेरे बच्चे ठीक है। ये पहली बार था जब मैंने अर्थ ड्रैगन माँ को बोलते हुए सुना था। उसकी जिंदगी अब बस बुझने वाली थी और उसके टूटे हुए जबड़े की वजह से हर एक शब्द बोलना एक स्ट्रगल था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैंने अपनी छाती को चीर रहे उस गिल्ट को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। उनमें से हर एक गिरती हुई चट्टान के नीचे कुचला गया था। वहाँ बहुत सारी चट्टानें थी और चाहे मैंने कितनी भी मुश्किल से लड़ाई लड़ी हो, मैं उन सबको नहीं रोक सकता था। अर्थ ड्रैगन के आखिरी हेडबट ने एक बहुत बड़ा कोलैप्स ट्रिगर कर दिया था और जहाँ मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया था। वे चारों बच्चे वो दिन जो हमने साथ बिताए थे अभी भी मेरे दिमाग में एकदम ताजा थे और मैं पहले से ही उन्हें अपने सगे भाई बहनों की तरह मानने लगा था। बस कुछ ही मिनट पहले वे जिंदा थे और जिंदगी से भरे हुए थे और अब वे सब मलबे के नीचे दबी हुई थे और अब वे सब मलबे के नीचे दबी हुई रूहें बन गए थे। मेरे बच्चे क्या वे ठीक हैं? इम्पैक्ट में अर्थ ड्रैगन की आंखें तबाह हो चुकी थी। फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस ये पूछने में लगा दी। उसकी आवाज में उनके लिए सिर्फ प्यार भरा था। गिल्ट की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी जो मेरी छाती के अंदर एक बम की तरफ फट गई। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मुझे लगा वे टूट जाएंगे। मैंने अपने दुख को निगला और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना कोमल रखा। वे ठीक है, वे बस बेहोश हो गए हैं, वे सब ठीक है। क्या ऐसा है? उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छा गई। जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे सुन्न कर दिया। हम रंजन में पैदा हुए हैं। ये एक श्राप है जो हम जन्म से ढोते हैं। कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये आखिरी नरिशमेंट है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा एक सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन तुम्हें पनाह देने की खातिर मैं तुमसे मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, उसके कांपते हुए शरीर ने जवाब दे दिया और एक आखिरी सांस के साथ उसकी जान पूरी तरह से निकल गई। बिल्कुल अंत में भी उसके चेहरे पर एक ऐसी माँ की शांत खुशी थी जिसे यकीन था कि उसके बच्चे सेफ हैं। वो शांति से चल बसी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खून से भीग गई थी और गुफा एकदम सुनसान लग रही थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सका। चीखने से सिर्फ और मॉन्स्टर्स ही आते, लेकिन मेरी छाती को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी पत्थर के नीचे कुचला जा रहा हो। वह सबस्पीशीज अर्थ ड्रैगन जिसने मुझे पनाह दी थी, वे चारों बच्चे जिनके साथ मैं रहा और सोया, वे पांचों एक ही पल में चले गए थे। पहली बार जब वो दूध पिलाने वाली माँ ने मुझसे बात की तो वे उसके आखिरी शब्द थे। उस पल एक ऐसी बेबसी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी मुझ पर एक बाढ़ की तरह टूट पड़ी। लेकिन असलियत ने मुझे शोक मनाने का कोई समय नहीं दिया। एक गरजती हुई दहाड़ ने हवा को चीर दिया और वो सब स्पीशीज कोडो बीस्ट जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, लड़खड़ाता हुआ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी धंसी हुई खोपड़ी अभी भी खुली हुई थी। उसने जीत के एक दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में उसके सामने खड़ा वो नन्हा सा हैचलिंग कोई खतरा ही नहीं था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मनहूस डंजन में फेंके जाने का
सबसे अच्छा हिस्सा क्या है। मैंने अपना सिर झुकाया और अपने पंजों की मुट्ठियां भींच ली। उस विशाल बीस्ट का सामना करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि शुद्ध और जलती हुई एक्साइटमेंट से। नोटिफिकेशन, नई स्किल ड्रैगन ऑरा अनलॉक हो गई है। वो ये है कि मैं तुम्हें अपने इन 2 पंजों से मार सकता हूँ। एक दहाड़ के साथ मैंने खुद को सीधा उस सब स्पीशीज कोडो बीस्ट पर लॉन्च कर दिया। उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उस मोटी खाल को चीरना मेरे लिए अभी भी एक कोरे सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस दूध पिलाने वाली माँ ने मेरे लिए पहले ही बना दिया था। उसके डिफेंस को भेदने का रास्ता, वो घाव जो उस माँ ने उसकी गर्दन के पीछे फाड़ कर खोला था। मैं दहाड़ा और रोशनी की एक किरण की तरह आगे बढ़ा, सीधा कोडो के सिर के पिछले हिस्से की तरफ निशाना साधते हुए। दोनों पंजे पूरी तरह से खुले हुए मैंने उन्हें अंदर गड़ाया और उस घाव को पूरी तरह से फाड़ दिया। दूध पिलाने वाली माँ के शांत और दूर रहने वाले वे 3 दिन उन चारों बच्चों के साथ खाने के लिए भाग दौड़ करना, एक साथ सिकुड़ कर सोना। ये तस्वीरें मेरे दिमाग में किसी घूमती हुई लालटेन की तरह चमक गई और मेरा मारने का इरादा उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। मेरे दिमाग में केक की सोच के अलावा और कुछ नहीं था। इस कोडो बीस्ट को मारो और उनका बदला लो। 3 या 4 घंटे बाद मैं अर्थ ड्रैगन माँ की लाश के सामने खड़ा था, अपने पंजों को प्यार से उस पर रखे हुए, उसमें बची हुई आखिरी गर्माहट को महसूस कर रहा था। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। डंजन को आंसुओं की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दूध पिलाने वाली माँ ने कहा था। डंजन में पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स जन्म से ही एक श्राप लेकर आते हैं। मौत किसी भी पल आ सकती है और ये कोई अजीब बात नहीं है। मुझे बस एक ही पछतावा था कि मैं अपने चारों भाई बहनों को नहीं बचा पाया। दूध पिलाने वाली माँ, मैं तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए जिंदा रहूंगा। मैंने अपना मुंह खोला और उस माँ के शरीर को काट लिया, मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे निगल लिया। मैंने अपनी सिसकियों को दबाया, हर एक बाइट के साथ अपने आंसुओं को निगलता रहा। जिससे मैं प्यार करता था उसका मांस इतना असहनीय रूप से कड़वा लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे जबरदस्ती निगल लिया। मैं चाहे कितना भी उल्टी करना चाहता था, मैं एक भी बाइट बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। खून की महक दूसरे मॉन्स्टर्स को खींच लाएगी और वैसे भी कोई और उसे खा ही जाएगा। 3 दिन बाद मैं एक गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल सिर्फ 18 था, लेकिन एक सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर के ग्रोथ एडवांटेज की बदौलत मैं पहले से ही लेवल 30 के लोअर टीयर मॉन्स्टर्स के खिलाफ डटकर खड़ा हो सकता था। मैंने अपने पंजों को एक तेज आवाज के साथ चटकाया और अपने मुंह के कोने को खींचकर लड़ाई के लिए तैयार एक टेढ़ी मुस्कान दी, अपने सामने फैले उस अंतहीन डंजन को घूरते हुए। आसपास 3 मॉन्स्टर्स हैं, एकदम सही टाइमिंग। मुझे फिर से भूख लगी है और इसके साथ मैंने अपना रास्ता लड़कर बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। मुझे गुफा छोड़े हुए 5 दिन बीत चुके थे और आसपास के इलाके के हर एक माइनोटॉर का सफाया मेरे हाथों हो चुका था। आखिरी वाले को खत्म करने के बाद मेरा लेवल 20 पर पहुंच गया। डिंग नोटिस, करंट लेवल कैप पहुंच गया है। एक्सपीरियंस गेन रोक दिया गया है। लेवल लिमिट बढ़ाने के लिए कृपया एक इवोल्यूशन पाथ चुनें। असेंडिंग कैंडल ड्रैगन एक जवान कैंडल ड्रैगन के लिए स्टैंडर्ड इवोल्यूशन जो ज्यादा माना कैपेसिटी देता है। माइनर कैंडल ड्रैगन एक जनरल पर्पस इवोल्यूशन जो तेज सेंसेज और तेज रिफ्लेक्सेस ऑफर करता है। डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन एक अनकन्वेंशनल इवोल्यूशन पाथ है। कठोर परिस्थितियों में कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद यह अनलॉक होता है। यह ज्यादा वाइटलिटी और एजिलिटी देता है, लेकिन माना कैपेसिटी और फिजिकल ग्रोथ को लिमिट करता है। पॉप अप को देखते हुए मैंने पैटर्न समझ लिया। हर 20 लेवल एक टीयर होता है। ऊपर जाने के लिए इवोल्यूशन जरूरी है, लेकिन जैसे ही मैं अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था, पीछे से मुझ पर एक बहुत भारी दबाव आकर टकराया। मेरा हर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरी तरह से अलर्ट हो गया। मैंने चारों ओर देखा और ना जाने कब मेरे ध्यान दिए बिना कम से कम 20 सब स्पीशीज कोडो बीस्ट ने मुझे घेर लिया था और उनके पीछे एक बहुत बड़ा कोडो आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर एक डरावना खून जैसा लाल कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड सब स्पीशीज कोडो बीस्ट लीडर लेवल 88 टाइप रेयर नियर मिड टीयर मॉन्स्टर था। उन स्टेट्स ने मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। जाल साफ बिछा हुआ था। कोडो बीस्ट लीडर ने जानबूझकर मुझे एक ट्रैप में फंसाया था। जो बात मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि मेरा इस क्रिएचर के साथ कोई लेना देना नहीं था। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कोडो बीस्ट अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ा था। फिर मुझे समझ आया। मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक्टिवेट किया और बात करने के लिए तैयार हो गया। कोडो बीस्ट लीडर ने पहले एक ठंडी सांस छोड़ी, फिर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे इलाके में खाना चुराने वाला इतना छोटा सा बौना होगा। जिससे यह बात पक्की हो गई। माइनोटॉर कोडो बीस्ट का प्राइमरी खाना होते हैं और अपने शुरुआती दिनों में अपनी कॉम्बैट स्किल्स को तेज करने के लिए और अपनी ग्लटनी स्किल की वजह से जो मेरी भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, मैं कई दिनों तक बिना रुके माइनोटॉर का शिकार कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में उनकी संख्या में भारी कमी आ गई थी। इससे सीधे तौर पर इलाके के कोडो बीस्ट्स के लिए खाने की खतरनाक कमी हो गई। इसके बारे में सोचते हुए भी मैंने बस कंधे उचकाए। कमजोरी दिखाओगे तो कुचल दिए जाओगे, ये ऐसे ही काम करता है। ये सच है, खासकर डंजन में। मैंने अपने पैर जमाए और अपना सिर झुकाया। हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे कोडो बीस्ट ने मेरी दूध पिलाने वाली माँ को खाया था, है ना? तुम लड़ना चाहते हो, मैं यही हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पूरे शरीर पर एक नीली हरी चमक जल उठी और मैंने ऐसा पोज बनाया जैसे मैं उन सबको फाड़ कर रख देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अंदर मैं पहले से ही भागने का प्लान बना रहा था। कोडो बीस्ट लीडर को साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं थी कि एक बौना जो उसके सामने वाले दांत तक भी नहीं पहुंचता वो इतना बेशर्म होगा। उसने एक दहाड़ लगाई, आगे बढ़ा और ग्राउंड श्रिंक स्किल एक्टिवेट की। वह विशाल क्रिएचर गायब हो गया और सीधे मेरे सामने ऐसे आ गया जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। उसी समय मुझे घेरे हुए दर्जनों कोडो बीस्ट्स ने एक साथ दहाड़ लगाई और मुझे लगा जैसे मेरे चारों अंगों से कोई सेंसेशन छिन गई हो। मैं 1 इंच भी नहीं हिल सकता था।
था। मेरे लेवल से इतने ऊपर की कोडो बीस्ट का एक वार और सब कुछ खत्म हो जाता। उस पल मेरे दिमाग में अनगिनत स्ट्रेटेजीज आई और हर एक को तुरंत कैंसिल कर दिया गया। कोई प्लान नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक कहीं से शुद्ध नीली रोशनी का एक खंभा धधकता हुआ आया, जिसने पूरी तरह से बिना तैयारी वाले कोडो बीस्ट लीडर को निगल लिया और उसके सबसे करीब वाले कोडो बीस्ट को चीखने तक का समय नहीं मिला। वे वहीं के वहीं राख हो गए जैसे ही वह झुलसाने वाली लहर कम हुई। दूर से कदमों की एक लयबद्ध आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के पैर निकल आए हो। हर एक कदम से जमीन में जोरदार झटके महसूस हो रहे थे। मेरे हर एक इंस्टिंक्ट ने सिर्फ एक लाल अलार्म बजाया, मैं मर जाऊंगा। जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आई, मैंने अपनी 2 जन्मों की सारी हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। मेरी धड़कन रुक गई। पहाड़ की एक श्रृंखला जितना विशाल और ऊंचा एक आकार मेरी नजरों में भर गया। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो उसका चेहरा नहीं था। ये मेरी स्किल से डेटा की पहली लाइन थी। ट्रूथ, टारगेट लेविथान, लेवल 355, टाइप सुपीरियर, टीयर मॉन्स्टर। उसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा थे कि ट्रूथ उसके लेवल और टीयर के अलावा कुछ और रजिस्टर ही नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। सोचने का समय नहीं था। ये सोचने का समय नहीं था कि डंजन का बॉस यहाँ पहली मंजिल पर क्यों था। जैसे जैसे कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जब पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, तभी मैंने फिर से सांस लेने की हिम्मत की। ब्लास्ट से मेरे दाहिने पैर में चोट लगी थी। एक पल सोचने के बाद मैंने यहीं और अभी इवॉल्व होने का डिसाइड किया। ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नहीं है, मैंने फिर से इवोल्यूशन ऑप्शंस निकाले। फ्लैजलिंग कैंडल ड्रैगन सबसे ऑर्थोडॉक्स इवोल्यूशन है, लेकिन ये डंजन की तंग जगहों में शरीर का साइज बढ़ा देता है। ये सिर्फ मुझे पीछे ही धकेलेगा तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन के साथ जाने का डिसाइड किया। स्टैट्स के मामले में हालांकि ये ब्लड लाइन को डिग्रेड करता है, लेकिन अपने मूल रूप में यह अभी भी एक कैंडल ड्रैगन है जो फ्यूचर में एक सच्चे कैंडल ड्रैगन में वापस रीऑप्टिमाइज होने के रास्ते खुले रखता है। और इसके स्टैट्स कहीं ज्यादा बैलेंस है। हमेशा बदलते रहने वाले डंजन में जिंदा रहना किसी एक एबिलिटी में स्पेशलाइज होने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा ऑप्शंस होने के बारे में है। ये तय होने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। नोटिफिकेशन, इवोल्यूशन कमांड रिसीव हो गई है। इवोल्यूशन 10 सेकंड के अंदर पूरा हो जाएगा। ट्रुथ की जानी पहचानी आवाज के साथ मेरे दिल से मेरे शरीर के हर कोने में गर्माहट की एक लहर फैल गई। दर्द, ठंड, खून की कमी, चक्कर आना, वो सब गायब हो गया। मेरे थके हुए शरीर में गर्म उमड़ता हुआ खून भर गया। पुरानी त्वचा छिलने लगी, उसकी जगह नए स्केल्स निकलने लगे। मुझे इस आभास को महसूस करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि ये सब खत्म हो गया। दिन लेवल 8 तक बढ़ गया। मेरे आसमानी नीले स्केल्स गहरे बैंगनी रंग में बदल गए थे, जो पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिख रहे थे। बाकी सभी स्टैट्स भी बढ़ गए थे। ड्रैगन विजन और परसेप्शन दोनों के तेज होने से मैं साफ महसूस कर सकता था कि लेविथान की मौजूदगी मंजिल एक पर मॉन्स्टर्स की आबादी को तबाह कर रही थी और हर एक जिंदा बचा मॉन्स्टर पैनिक में भाग रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लेविथान एक डंजन बॉस पहली मंजिल पर क्यों आया था, लेकिन मैं एक बात जानता था, पहली मंजिल पूरी तरह से बदलने वाली थी। इसी सोच के साथ मैंने अपना डिसीजन लिया। मंजिल 2 की तरफ जाने का समय आ गया है। दूध पिलाने वाली माँ को खोने के कुछ ही समय बाद मुझे मंजिल 2 का रास्ता मिल गया था। मेरे अभी तक वहां न जाने की वजह बहुत सिंपल थी। एक बार जब आप दूसरी मंजिल पर उतर जाते हैं तो आप मंजिल 1 पर वापस नहीं आ सकते। मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि लेविथान यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अगर हालातों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता। कुछ मिनट बाद मैं रास्ते के एंट्रेंस पर खड़ा था, अपनी नाक दबाई, आंखें बंद की और सीधे नीचे कूद गया। एक लंबी गिरावट के बाद मुझे एक क्लीन लैंडिंग की उम्मीद थी। इसके बजाय इंसानी आर्मर के एक टुकड़े ने यह पक्का किया कि लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। लेकिन इससे मुझे कुछ रियलाइज हुआ, क्या इंसानियत सच में इस दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज। मैंने पैदा होने के बाद से एक भी इंसान नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे पीछे 7 या 8 मीटर की दूरी से एक बहुत ही हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। यह सोचकर कि कोई मॉन्स्टर एम्बुश करने की कोशिश कर रहा है, मैं अलर्ट होकर पीछे घूमा और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे दिल ने कुछ ऐसा किया जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ज्यादा दूर नहीं, एक बंद रास्ते के कोने में दुबक कर बैठी थी एक छोटी सी पतली लड़की। मेरे पुनर्जन्म के बाद से मेरा सामना होने वाला पहला इंसान, और वो भी इतनी खूबसूरत थी। मेरे जैसे इंसान के लिए एक ऐसा होपलेस इंट्रोवर्ट जो लगातार 2 जन्मों से सिंगल रहा हो। मेरी इमेजिनेशन ने उड़ान भरने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उस लड़की ने डर के मारे एक चीख निकाली और जमीन पर गिर गई। पैनिक में पीछे की तरफ खिसकने लगी, अपने पैरों को डेस्परेट होकर चला रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे एक पत्थर की दीवार थी। जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके इस रिएक्शन ने मुझे हैरान कर दिया। मेरा गोल मटोल हैचलिंग रूप किसी भी लड़की को प्यारा लगना चाहिए था, है ना? मैंने खुद को जमीन पर झुकाया और उसकी तरफ ऐसे रेंगा जैसे आप सर पर किसी आवारा बिल्ली के पास जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आ गई। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लड़की और भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी और धीरे धीरे कुछ बरबरा रही थी। लड़ो और शायद जिंदा बच जाओ, मत लड़ो और पक्का मर जाओ। मास्टर जिन्स, प्लीज मुझे ताकत दीजिए। ऐसे शब्द जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। बेचैन होते हुए मैंने उसे समझाने के लिए और करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं 2 मीटर के दायरे में आया, वो अचानक हरकत में आ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फुल फोर्स राउंड हाउस किक मारी, जिससे मैं पूरी तरह से चौंका गया। और इतने करीब से वो किक मेरे सिर के डिफेंस के सबसे कमजोर हिस्से पर एकदम सटीक बैठी। फिर मेरी नजरों के सामने एक सिंगल लाइन दिखाई दी, HP -1। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका, इतनी कमजोर। मैंने ट्रूथ निकाला और उसके स्टैट्स चेक किए। दैनीय शब्द भी उसके लिए काफी नहीं था। टारगेट एक्टिव ड्यूटी बैटल मोग, लेवल 19, टाइप कॉमनर ह्यूमन फीमेल, रिप्रोडक्टिव वैल्यू एवरेज
एवरेज से ज्यादा। इस तरह के स्टैट्स से वो मंजिल 1 पर भी नहीं टिक पाती और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो मंजिल 2 तक कैसे पहुंची। लड़की अब जमीन पर बैठी अपना पैर पकड़े हुए थी। साफ तौर पर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस किक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसके दाहिने पैर में अब बहुत बुरी मोच आ गई थी। लेकिन एक सेकंड बाद चोट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वह एक पागल औरत की तरफ, पास के एक सुरंग के रास्ते की तरफ भाग खड़ी हुई। मैं उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्लड फैंग्ड स्पाइडर्स ऊपर से गिरने लगी और बार बार मेरा रास्ता रोक रही थी। डंजन में मॉन्स्टर्स लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं, जिसका मतलब था कि वो कमजोर इंसान उनके किसी काम का नहीं था। इसके बजाय वे सब मुझ पर टूट पड़े। ऐसा नहीं था कि वे कोई असली खतरा थे, लेकिन उनकी वजह से मैं उस लड़की का पीछा पूरी तरह से भूल गया। मैं बहुत निराश था। वह वही थी और बस ऐसे ही वो चली गई। 5 दिन बीत गए और मैंने धीरे धीरे मंजिल 2 पर अपनी जगह बना ली। मंजिल 1 के उलट यहाँ के मॉन्स्टर्स की वैरायटी बहुत ज्यादा थी। लगभग हर दिन मेरा सामना ऐसी स्पीशीज से होता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनमें इंसान भी शामिल थे। सिवाय इसके कि मुझे मिला हर इंसान या तो लाश था या फिर कंकाल। उस दिन की लड़की अभी भी मेरे दिमाग में बसी हुई थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो इंसान थी। हाल ही के दिनों में मैं मंजिल 2 पर 1 से ज्यादा बार इंसानी कंकालों से टकरा चुका था, और यहाँ तक कि इंसानी पैरों के निशान भी बड़ी संख्या में मिले थे, जो कम से कम 200 से 300 लोगों के ग्रुप का इशारा कर रहे थे। फिर भी मैं सच में उन्हें ढूंढना चाहता था। डंजन का माहौल साफ तौर पर इंसानों के लिए नहीं बना है। अगर उनके पास अंदर आने का रास्ता था तो लॉजिक कहता है कि उनके पास बाहर जाने का रास्ता भी होगा। कम से कम लॉजिक तो यही था, और इसी पॉसिबिलिटी की मुझे तलाश थी। बदकिस्मती से इंसानी निशानों को ट्रैक करने की कई दिनों की कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और कंकाल ही मिल रहे थे, एक के बाद एक नजारे। फिर जैसे ही मैं गुफा छोड़ने वाला था, मेरी पीठ में एक सुई जैसी तेज ठंडक दौड़ गई। मेरे दिमाग से पहले मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। एक साइड रोल जो पूरी तरह से मेरा इंस्टिंक्ट था। हवा का एक बहुत ही कंप्रेस्ड ब्लेड मेरे सिर के पास से गुजरा और उसने पत्थर की दीवार पर कई फीट लंबी 4 गहरी दरारें बना दी, जैसे वो चट्टान कोई कागज हो जिसे किसी बिल्ली ने खरोंच दिया हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत ड्रैगन विजन के साथ मिलने वाली तेज सुनने की ताकत को एक्टिवेट किया और ज्यादा दूर नहीं एक छोटे से क्रिएचर को नोटिस किया जो लगभग इम्पॉसिबल लगने वाली स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो क्रिएचर मेरी पीठ से 50 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। मेरी खोपड़ी सुन्न पर गई। पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। एक और साइड स्टेप, नुकीले पंजों ने मेरे चेहरे के स्केल्स को बस बाल बाल छूते हुए खरोच दिया, और जब मैं रोल करके बचा तो मैंने पाया कि मेरे चेहरे पर 4 कट लग गए हैं, 2 वार, और तुम अभी भी सांस ले रहे हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम में मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत थी। लगता है तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल है। अंधेरे में से एक लड़की की आवाज आई। वह 4 पैरों वाला क्रिएचर अंधेरे में छिपा हुआ था और अपने पंजों से खून चाटने के बाद वही एक इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, तुमने मेरे इलाके में कदम रखा है, इसलिए जिंदा वापस जाने की उम्मीद मत करना। म्याऊं। मैं उसे साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं बता सकता था कि वो क्रिएचर मुझ पर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वे शब्द खत्म हुए, वो फिगर मेरी तरफ अंधी कर देने वाली स्पीड से आई। इतनी तेज कि नंगी आंखों से उसे ट्रैक करना भी मुश्किल था। एक ही क्रिएचर से एक साथ दर्जनों लोगों से घिरे होने का एहसास। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना ऐसे दुश्मन से होगा जिससे निपटना इतना नामुमकिन होगा। जब तक मैं अपने वाइटल्स को बचा कर रखता और एक ही वार में मरने वाले अटैक से बचता, मैं जल्दी नहीं मरता। लेकिन इस क्रिएचर की अजीब स्पीड ने मुझे लगभग पूरी तरह से बेबस कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल मैं मारा ही जाऊंगा, और ये क्रिएचर साफ तौर पर मारने के इरादे से ही आई थी। एक न जीतने वाली सिचुएशन का सामना करते हुए मैंने बिना किसी झिझक के ट्रूथ में स्किल ट्री मैप निकाल लिया। मैंने पहले भी स्किल ट्री की स्टडी की थी। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन ज्यादातर स्किल्स सिर्फ अपग्रेड्स या पहले से मौजूद स्किल्स की ही ब्रांचेस थी, और बिना जरूरी शर्तों को पूरा किए उन्हें अनलॉक नहीं किया जा सकता था। लेकिन बेस लेवल की स्किल्स, उन्हें मैंने बहुत पहले ही ऐसे ही किसी पल के लिए याद कर लिया था। अनलॉक ड्रैगन परसेप्शन, एक अनलॉक पॉइंट यूज हुआ। अनलॉक बैट। अनलॉक मेंटल फोकस, एक अनलॉक पॉइंट यूज हुआ। अनलॉक डेट। अनलॉक पल्स, 5 अनलॉक पॉइंट्स यूज हुए। अनलॉक्ड स्किल ट्री पर रोशनी की एक किरण दौड़ गई, जैसे ड्रैगन परसेप्शन और मेंटल फोकस के नोड जल उठे। मेरी आंखें झटके से खुली और पलक झपकते ही दुनिया अलग दिखने लगी। मैं घूमा और अपने पीछे की खाली हवा में मुक्का मारा। एक तेज इंपैक्ट और एक आफ्टर इमेज उड़ती हुई गई। बिना कुछ कहे मैंने ड्रैगन ब्रेथ के एक ब्लास्ट के साथ फॉलो अप किया। उस क्रिएचर को चीखने तक का समय नहीं मिला। नीली आग के एक सैलाब ने पल भर में पूरे अंडरग्राउंड कमरे को निगल लिया। मैंने अपनी सांस नॉर्मल की और जल्दी से अपने स्टैट्स चेक किए। इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी, लेकिन इस बारे में सोचने का समय नहीं था। मैंने नोटिस किया कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे, जिसका मतलब था कि टारगेट मरा नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। व्हाइट ड्रैगन ब्रेथ का इतना करीब से लगना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ा जब तक कि मैंने कोने में उस झुलसे हुए क्रिएचर को नहीं देख लिया। तभी जाकर मेरे दिल को फाइनली कुछ सुकून मिला। लेकिन जैसे ही मैंने साफ तौर पर देखा कि वो क्या है, मेरे अंदर कुछ बहुत जोर से एंट किया। म्यूटेंट मोंगूज, लेवल 51, ह्यूमंस टाइप, लेजेंडरी मिड-टियर मॉन्स्टर, शेप शिफ्टेड फॉर्म, रिप्रोडक्टिव वैल्यू बहुत हाई। पॉप अप को घूरते हुए एक ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था मेरी छाती में उठने लगा। मैंने लगभग एक मुंगूस को मार ही डाला था। मुंगूस डंजन की दूसरी मंजिल पर पाया
पाए जाने वाले एक कॉमन मॉन्स्टर हैं। दिखने में बिल्ली जैसे लेकिन चेहरा इंसान के ज्यादा करीब और दो पूंछ वाले ये एक कॉमन मामूली मॉन्स्टर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक ऐसे मंगूस से होगा जिसने अपना शेप शिफ्टेड फॉर्म पूरा कर लिया हो। बिल्ली के कानों और पूंछों को छोड़कर उसका हर एक हिस्सा पूरी तरह से इंसान जैसा दिख रहा था, चाहे आप उसे कैसे भी देखें। हालांकि उसके शरीर का 80% से ज्यादा हिस्सा जल चुका था, फिर भी आप समझ सकते थे कि वो पहले कैसी दिखती होगी। और मैं, जिसने कभी किसी दुश्मन को खत्म करने में झिझक नहीं दिखाई थी, मैंने खुद को आखिरी वार करने में बेब्स पाया। किस बात का इंतजार है, मुझे मार ही डालो म्याऊं। मंगूस ने मुझे जलती हुई नफरत के साथ घूरा और मैंने खुद को सच में हैरान पाया। काफी देर सोचने के बाद मुझे फाइनली एक आधा अधूरा सा बहाना मिल ही गया। और मुझे इतना बिल्ली का मीट टेस्टी नहीं होता, बहुत खट्टा और फूला हुआ, और मुझे इतने दुबले पतले शिकार पसंद नहीं है। शेप शिफ्टेड नेवले ने एक ठंडी सांस छोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं बेबस दिख रही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे खाने में दया आ रही है। आज मुझे छोड़ दो और अगली बार मैं ही तुम्हें जान से मारूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे उस धमकी को इग्नोर कर दिया। मुझे असल में जिस बात ने कंफ्यूज किया वो यह थी, तुमने अभी अभी मुझ पर हमला क्यों किया? मैं 24 घंटे लेवल 2 पर ड्रैगन ऑरा एक्टिव रखता हूँ। ये डैमेज नहीं देता, लेकिन यह दूसरे मॉन्स्टर्स को सिग्नल देता है कि मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं है। इसलिए ज्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अपना सवाल दोहराया। इस बार मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। उस लड़की के रूप वाले नेवले ने मुझे घूरा। साफ तौर पे वो जवाब नहीं देना चाहती थी। तुम मेरी टेरिटरी में आए और फिर तुमने मेरी टेरिटरी में सुसु कर दिया। मैं और किसे मारती? मैंने अपने पल के झपकाई, ये सोचते हुए कि मैं सबसे पहले इस गुफा में आया ही क्यों था। हाँ, मैं बिल्कुल वही कर रहा था। कैट टाइप्स में सच में टेरिटरी को लेकर बहुत खतरनाक फीलिंग होती है, लेकिन यह डंजन था। क्या बाहर के जानवरों वाले इंस्टिंक्ट सच में यहाँ भी आ सकते हैं? और मेन बात यह है कि फीमेल बिल्लियों में भी टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इतनी सी छोटी बात के लिए ये सब छोटी बात। तुम इतने पावरफुल हो, फ्लोर 2 पर तुम पक्का एक डोमिनेंट टीयर के मॉन्स्टर होगे और तुम्हें इतनी सी बेसिक बात भी नहीं पता। नाउ असल में मुझे डंजन में आए हुए 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है। क्या इम्पॉसिबल? बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, जंगलों में घूमने की आजादी। कुछ को तो इंसान मॉन्स के तौर पर भी चुन लेते हैं, जिन्हें फिर कभी खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। कोई इस तरह के मनहूस गड्ढे में क्यों आना चाहेगा? मायो, क्या सच में बाहर इतना अच्छा है? उस नेवले की बातों से मुझे लगभग हंसी आ गई। जंगल के मॉन्स्टर्स शायद कभी भूखे ना मरे, लेकिन डंजन की उस बैरम ट्रेनिंग के बिना वे पूरी तरह से बेब्स हो जाते हैं जब इंसान पूरी ताकत के साथ उनके लिए आते हैं। और जहां तक किसी का माउंट बनने की बात है, शायद कुछ इंसान अपने माउंट्स की अच्छी देखभाल करते हों, लेकिन ज्यादातर के लिए इसका मतलब है अपनी आजादी खो देना और बिना किसी रहम के अपनी पूरी कीमत चुकाना। पिंजरे में कटने का इंतजार कर रही किसी मुर्गी से कुछ भी अलग नहीं। डंजन में 1 महीना बिताने के बाद जो बात मुझे सबसे साफ तौर पर समझ आई है वो ये है, डंजन मॉन्स्टर्स के लिए एक स्लम है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जो सच में उन्हीं की है। मैंने उसे यह सब समझाने की कोई कोशिश नहीं की। लड़की के रूप वाला वो नेवला अब साफ तौर पर दर्द से तड़पने लगा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं हार गई, बस मुझे मार दो। क्या तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखने में मजा आता है? म्याऊं। उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रही थी जिसे फाइनली आराम करने की परमिशन मिल गई हो। इससे मुझे वो बात याद आ गई जो उस नर्सिंग मदर ने एक बार कही थी, हम मॉन्स्टर्स डंजन में पैदा होते हैं। ये एक ऐसा श्राप है जो हम पैदाइश से ही साथ लेकर चलते हैं। काफी लंबे टाइम तक मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का यूज करने से खुद को रोका था, इस डर से कि मरते हुए मॉन्स्टर्स की मिन्नतें सुनकर मैं पिघल जाऊंगा। मैं चाहे जो भी बन गया हूँ, अंदर से मैं अभी भी एक इंसान ही था जिसमें एक बेसिक हमदर्दी और दया थी, लेकिन इस जगह पर वे फीलिंग्स मेरी जान ले सकती थी। शायद ये बात कुछ और ही थी, लेकिन उस नेवले की उस बेचारी और दयनीय हालत को देखकर मैं खुद को हिचकिचाता हुआ पा रहा था। हालांकि मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि उसे ऐसे ही जाने दूं ताकि किसी दिन वो वापस आकर मुझे ही मार दे। जैसे ही मैंने उसे खत्म करने के लिए अपना पंजा उठाया, एक भयानक धमाके ने डंजन को हिलाकर रख दिया और मेरा पंजा हवा में ही रुक गया। फिर डंजन का पूरा सेकंड फ्लोर बहुत बुरी तरह कांपने लगा, जैसे दुनिया अपनी जगह से खिसक रही हो। वे इंसान फिर से शुरू हो गए, वे सच में मरना चाहते हैं। उस नेवले के उन शब्दों ने मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ा दी। मैंने तुरंत पूछा, कौन से इंसान? कुछ टाइम पहले ही इंसानों ने डंजन को क्लियर करने की एक और कोशिश की थी और वे फिर से फ्लोर 2 के बॉस के हाथों बुरी तरह कुचले गए। म्याऊं। कुछ ऐसे लोग जो लीडर्स जैसे लग रहे थे, वे ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर्स के साथ वहां से भाग निकले। बाकी के ज्यादा ताकतवर लोग वहीं रुक गए और फ्लोर 2 पर फंस गए। तब से वे फ्लोर 2 को पार करने और वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बॉस को कैसे हरा सकते हैं? म्याऊं। उनकी हर एक कोशिश में उनके और लोग मारे जाते हैं। इतनी बड़ी शॉकवेव, शायद वे सब मिलकर एक आखिरी और डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लाइनों में उसने कई ऐसे शब्द बोल दिए थे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। जैसे ही मैं और जानने की कोशिश करने वाला था, मेरे बगल की चट्टान वाली दीवार अंदर की तरफ फट गई और एक गोल्डन ग्रेट सोर्ड पकड़े हुए एक हैंडसम जवान लड़का दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। मेरा पहला जिंदा इंसान। मुझे तुरंत शौक लगा। उस जवान लड़के ने मुझे और नेवले को उसी पल देख लिया और उसके एक्सप्रेशन जम गए और उसने तुरंत उस गड्ढे की तरफ वापस चिल्लाकर कहा जहां से वो टूटकर अंदर आया था, कैप्टन, यहाँ कंपेनियन मॉन्स्टर्स हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप बॉस पर फोकस करिए, मॉन्स्टर्स को मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही उसने एक ऐसा स्टांस लिया जो साफ कह रहा था कि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचकर जाने वाला है। उसकी आंखों में जलती हुई उस नफरत ने मुझे सच में कंफ्यूज कर दिया। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मुश्किल से अपना मुंह खोला ही था जब उस जवान लड़के ने मुझे बोलते हुए सुना तो शांत होने के बजाय
बजाय वो और भी ज्यादा भड़क गया। उसे तुरंत ठंडा पसीना आने लगा और वो बरबराने लगा, एक मिथिक टियर का जुवेनाइल मॉन्स्टर। अगर हमने इसे यहीं खत्म नहीं किया तो अगली बार जब हम इस फ्लोर पर आएंगे तो हमें ऐसे दो मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। जो लोग हमारे बाद आएंगे उनकी खातिर मुझे इसे यही रोकना होगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन की एक आंधी सी दौड़ गई। क्या तुम अभी सीरियस हो? तुम्हारा वो छोटा सा मोनोलॉग लगभग रुला देने वाला था। मेरी तो लगभग आंखों में आंसू ही आ गए हैं। है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उस जवान लड़के की ग्रेट सूट से एक तेज आवाज आई और उसके शरीर के हर एक पोर से एक उमड़ती हुई ओवरवेलमिंग बैटल विल फूट पड़ी। उससे निकलती हुई एनर्जी एक ही पल में 10 गुना बढ़ गई। फिर वो किसी धनुष से छूटे हुए तीर की तरह आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसने दूरी कम कर दी। टारगेट होली नाइट, लेवल 32, 1 क्लास एडवांसमेंट टाइप, एलिट टियर ह्यूमन। उसके ज्यादातर स्टैट्स मेरे स्टैट्स से कहीं आगे हैं। अगर मेरी ताकत पूरी होती तो मेरे स्किल्स के एडवांटेज से मैं उसे तुरंत खत्म कर देता, लेकिन मैं घायल था और आमने सामने की टक्कर का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा मेरा किसी इंसान से पंगा लेने का कोई इरादा नहीं था। जिन 2 सेकंड्स में मैंने हिचकिचाने में लगाए, मैंने उस आते हुए स्लैश को डॉज किया, उस नेवले को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा, उसे अपने कंधे पर लादा और बॉस और उस जवान लड़के से सबसे दूर वाली डायरेक्शन में पूरी स्पीड से भागने लगा। उस नेवले ने साफ तौर पर यह उम्मीद नहीं की थी। एक पल वह जमीन पर थी और अगले ही पल बिना किसी वजह के उसे उठाकर ले जाया जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? म्याऊं, मैं तुम्हें ऐसे बचकर नहीं जाने दूंगी। उस चकराई हुई नेवले ने मेरे नंगे सिर पर काटा और पंजे मारे। चुप रहो, मैं गुर्राया, फिर अपना हाथ ऊपर ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को जोर से दबा दिया। नेवले का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसका बचा हुआ एक कान नीचे लटक गया और उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई जैसे जम गई हो। वो जवान लड़का पहले से ही मेरे ऊपर था। सुनहरी तलवार के वार किसी बारिश की तरह बरस रहे थे। मैं साइड में हटा और अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रहा था। अगर मेरी ताकत पूरी होती तो तुम जैसे किसी एरे गैरे की हिम्मत नहीं होती कि मेरा ऐसे पीछा करे। थका हुआ होने की वजह से मेरे पास अपना घमंड चुपचाप निकलने और अपनी बची खुची पूरी एनर्जी के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस तरह पीछा करना शुरू हुआ। इंसान और ड्रैगन एक के पीछे एक, डंजन से गुजरती हुई रोशनी की 2 लकीरें एक खूंखार चेज में फंसी हुई। मुझे लगा था कि वह जवान लड़का थोड़ी देर बाद हार मान लेगा, लेकिन 2.5 घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद भले ही उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब मुझे सच में बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अगला वार उसका आखिरी और सबसे खूंखार वार होगा। अगर वो अभी पीछे हट जाता तो मैं बस वहां से चला जाता और अपनी मेहनत बचा लेता, लेकिन अगर उसने अपनी पूरी ताकत एक ही आखिरी स्ट्राइक में लगाने की हिम्मत की तो मैं पक्का उसका सिर कुचल दूंगा। और जैसा कि होना था, जैसे ही मैंने वो फैसला लिया और ये देखने का इंतजार किया कि वो जवान लड़का क्या करेगा, उसने एक बैटल क्राई निकाली। उसके शरीर की हर एक नस एक साथ फटने लगी और उसने अपनी बैटल विल की आखिरी बूंद तक उस गोल्डन ग्रेटसोर्ड में डाल दी। उस लड़के की उस आखिरी सब कुछ खत्म कर देने वाली स्ट्राइक का सामना करते हुए मैंने एक थकी हुई गहरी सांस ली। अनलॉक इनविंसिबिलिटी, 5 अनलॉक पॉइंट्स कंज्यूम्ड। स्किल इनविंसिबिलिटी लेवल 1 अनलॉक हो गई। उस पल में एक तोप के गोले में बदल गया और सीधे उस सोर्ड बीम के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ा। एक ही पल में वो सोर्ड बीम किसी कागज की तरह चकनाचूर हो गई। उसमें एकदम आर पार एक गोल छेद बन गया। उस जवान लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस क्रिएचर का वो अभी पीछा कर रहा था वो अचानक मुड़ेगा और सीधे उस पर हमला कर देगा। ये तो दूर की बात है कि उसकी पूरी बैटल विल और माना से भरी स्ट्राइक को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन उसके पास ये सब समझने का टाइम ही नहीं बचा था। टकराने की एक जोरदार आवाज मेरा सख्त हेडबट पूरी ताकत के साथ उस लड़के के पेट पर लगा और उसने दिल दहला देने वाली एक चीख निकाली। उसका शरीर किसी पिन व्हील की तरह गोल गोल घूमते हुए पीछे की तरफ उड़ गया, एक के बाद एक दर्जनों मोटे पत्थर के खंभों को तोड़ता हुआ। वो फाइनली एक पत्थर की दीवार से टकरा कर रुक गया। जब इनविंसिबिलिटी का असर खत्म हुआ तो मैं पूरी तरह से गिर पड़ा। मेरा शरीर जमीन पर पिघल सा गया। मुझे लगा कि मैं फाइनली अपनी सांसें कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन लेवल अप नोटिफिकेशंस की एक झड़ी लग गई और मेरा सिर फिर से घूमने लगा। इवॉल्व होने के बाद से हर लेवल के लिए जरूरी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मल्टीप्लायर्स आसमान छू रहे थे। मुझे एक साथ लगातार कई लेवल अप्स देखे हुए काफी टाइम हो गया था। इस इंसान की कॉम्बैट पावर लगभग एक कोटो बीस्ट के बराबर थी और फिर भी इस कमजोर समझे जाने वाले इंसान ने मुझे एक ही बार में 6 लेवल्स ऊपर पहुंचा दिया था। पोस्ट एवोल्यूशन लेवल 11 से सीधे लेवल 17 तक, कुल मिलाकर लगभग 12,000 एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम मुझे इंसानों को मारने के लिए एनकरेज कर रहा हो। डिंग, मैन क्वेस्ट अनलॉक, फ्लोर 2 की बॉस मेडुसाज हेड को हराओ, क्वेस्ट रिवॉर्ड 50 अनलॉक पॉइंट्स। उस नोटिफिकेशन ने मुझे झटके से सीधा खड़ा कर दिया। मैंने अब तक जो कुछ भी झेला था, मौत को छूकर निकलने वाली जिन लड़ाइयों से मैं बचकर निकला था, अभी अभी कमाए गए 5 पॉइंट्स को मिलाकर मैंने बड़ी मुश्किल से कुल 35 अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठे किए थे और यह अकेला क्वेस्ट 50 पॉइंट्स दे रहा था। तभी मेरे पीछे से नेवले की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब तुमने उस इंसान को मारा तो तुम्हारी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई और तुम्हारी प्रेजेंस अचानक इतनी ड्रामेटिक तरीके से कैसे बढ़ गई? नेवला साफ तौर पर हैरान थी। किसी भी नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से एक मॉन्स्टर की ग्रोथ किसी भी जिंदा जीव की तरह काम करती है, एकदम स्थिर और धीरे धीरे, लेकिन उसके सामने खरे इस जुवेनाइल ड्रैगन ने सिर्फ एक इंसान को मारा था और न सिर्फ उसके घाव गायब हो गए थे बल्कि उसकी पावर एक ही पल में कई गुना बढ़ गई थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसके हैरान और डरे हुए
हुए सवालों का सामना करते हुए मैंने अपने एक्सप्रेशंस एकदम शांत रखे। तो क्या तुम यही मरना चाहती हो या मेरे साथ आकर फ्लोर 2 की बॉस को मारना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह फ्लोर 2 की बॉस है। उसके एक ही जगह पर रहने का इकलौता रीजन ये है कि वो मूव नहीं कर सकती। वह तीनों एंट्रेंसेस को गार्ड करती है। फिर से कुछ समझ आया। नेवले ने मुझे अविश्वास से घूरा और एक लंबी खामोशी के बाद उसने फाइनली पूछा, मुझे मत बताना कि तुम मेडुसाज हेड को मारने का प्लान बना रहे हो सिर्फ फ्लोर 3 तक पहुंचने के लिए। मैंने शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। नेवले ने अपने जलने के घाव को इग्नोर किया और अपनी आवाज ऊंची की अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ, तुम बिना पसीना बहाए मुझे भी कुचल सकते हो। जब तक तुम मेडुसाज हेड के पास नहीं जाते तुम इस पूरे फ्लोर पर बिना किसी रोक टोक के राज कर सकते हो। बिना किसी वजह के खुद को खतरे में क्यों डालना? म्याऊं, तुमने अभी अभी मेंशन किया था कि वे इंसान फ्लोर 2 की बॉस से लड़ रहे हैं क्योंकि वे डंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा ना? जैसे ही मेरे ये शब्द बाहर आए नेवला पूरी बात समझ गई। मुझे मत बताना कि तुम सच में डंजन से बाहर निकलना चाहते हो। मैं सब कुछ समझते हुए मुस्कुराया। तो और गहराई में जाना ही बाहर निकलने का असली रास्ता है। बताओ तुम डंजन से बाहर कैसे निकलते हो? क्या तुम बातों में फंसाकर मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं हूं तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ? तुमने पहले ही मुंह से बात निकाल दी है। बेहतर होगा कि मुझे पूरी बात ही बता दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? नेवला भड़क गई। ठीक है मत करो। इत्तेफाक से मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो सीधे दिमाग को एक्सेस कर सकती है। हालांकि इस प्रोसेस में काफी दर्द होता है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं खुद ही अंदर जाकर देख लूंगा। नेवले का चेहरा पीला पड़ गया। डंजन में इस तरह की स्किल्स कोई अनसुनी बात नहीं है। फ्लोर 3 के बाद से कुछ खास साइकिक टाइप के मॉन्स्टर्स इनका इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। उसे डगमगाते हुए देखकर मैंने इसका फायदा उठाया। अगर तुम मुझे बताती हो और मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाती हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारी हर एक चोट को हील कर दूंगा। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से डराओ। मुझे पता था कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास असल में मेमोरी एक्सट्रैक्शन स्किल है लेकिन इसकी कीमत 20 अनलॉक पॉइंट्स है। अगर मैं उन्हें खर्च करने से बच सकता तो मैं पक्का बचता। इन शब्दों पर नेवले का कान फरका। एक लंबे पॉज के बाद उसने मेरी नजरों से नजरें मिलाई, थोड़ी चौकन्नी लेकिन क्यूरियस। तुम्हारा मतलब सच में वही है? म्याऊं, मैंने अपनी छाती ठोंकी। किया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि असल में डंजन के अंदर आने और बाहर जाने के कई रास्ते हैं। इंसान सबसे ज्यादा स्पैटियल ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मॉन्स्टर्स के लिए वो मैजिक सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। एक मॉन्स्टर्स के लिए जो डंजन में फंस गया है बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फ्लोर 1 से लड़ते हुए पूरे फ्लोर 5 तक जाओ और एक बार जब तुम फ्लोर 5 के फाइनल बॉस को हरा दोगे तो तुम डंजन से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में जा सकते हो। लेवाइथन के लगभग ना हिलाई जा सकने वाली पावर के बारे में सोचकर मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे चेहरे का ये लुक, क्या तुमने सच में लेवाइथन को कहीं देखा है? म्याऊं, मैंने सिर हिलाया और फिर वो सवाल पूछा जो मुझे परेशान कर रहा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि डंजन का हर फ्लोर एक अलग स्पेस है कि मॉन्स्टर्स उनके बीच अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते? वो रूल लेवाइथन पर लागू नहीं होता। म्याऊं, वो एक एंशिएंट गॉड का माउंट था, पूरे डंजन का सबसे पावरफुल जीव। वो डंजन के हर फ्लोर के बीच अपनी मर्जी से आ जा सकता है और उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। म्याऊं, वो डंजन में सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद ऐसा चाहता है। तो तुम्हारा बाहर जाने का यह सपना, अगर सच कहूं तो ये एक ख्याली पुलाव के अलावा और कुछ नहीं है। म्याऊं, अपनी बात खत्म करते ही नेवले की ताकत पूरी तरह जवाब दे गई और वह हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके घाव बहुत गहरे थे और उसके हेल्थ हर पल गिरती जा रही थी। इस हिसाब से उसकी सांसें रुकने में शायद मुश्किल से 10 मिनट बचे थे। उसे मौत के मुहाने पर झूलता हुआ देखकर मैंने सोचा और हील स्किल और कंडन सेट पर 4 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करने का फैसला किया और नेवले की हर एक चोट को हील कर दिया। वो पलक झपकते ही जमीन से उछलकर खड़ी हो गई और अपने ही हाथों और पैरों को अविश्वास से घूरने लगी। तुमने अभी अभी क्या किया? मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि तुम कभी डंजन से बाहर जा पाओगी लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इस फ्लोर पर तुम कभी भूखी या बिना प्रोटेक्शन के नहीं रहोगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेवला अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आई थी। वह बस अपने सामने खड़े उस अजीब से जीव को खाली नजरों से घूर रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद वो फाइनली बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेडुसाज हेड को मारने वाले हो? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी ताकत सच में इंप्रेसिव है। अब तक फ्लोर 2 पर मुझे मिले किसी भी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा ताकतवर। ये सुनकर नेवला घमंड से फूल गई। जाहिर सी बात है म्याऊं, इस पूरे फ्लोर पर मुझसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ वो चुड़ैल मेडुसा ही है। म्याऊं, फिर नेवले की टोन पूरी तरह बदल गई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? म्याऊं, मेडुसाज हेड को मारो और तुम फ्लोर 2 के टॉप पर पहुंच जाओगी, इस पूरे लेवल की क्वीन। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ये शब्द सुनकर नेवले का कान फड़का। उसने अपना सिर नीचे किया, होंठ चुपचाप उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे। फ्लोर के टॉप पर क्वीन। 2 सेकंड बाद उसने अपना चमकता हुआ चेहरा उठाया और अपना जवाब दिया, ठीक है, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस इसी एक बार के लिए। वैसे क्या तुम सच में एक ड्रैगन हो या किसी तरह के कुत्ते हो? एक ड्रैगन क्यों? लगता तो नहीं। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं एक कुत्ते जैसा दिखता हूँ? हाँ, एक छोटा काला कुत्ता, गोल मटोल पेट, सिर भी कुत्ते जैसा ही है। मैं आज से तुम्हें डॉग बॉय बुलाऊंगी। मैं बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहा। वैसे क्या तुम भी एक कुत्ते जैसी नहीं हो? तुमने उस इंसान को मारने से पहले उसे बुरी तरह थका दिया था, फिर मुझे वापस हील करने के लिए चोट पहुंचाई थी। जो भी हो, तुम मुझे जो चाहो बुला सकती हो। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। डंजन के मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे डॉग बॉय बुलाती हो, मैं तुम्हें कैटकरल बुलाऊंगा। ये सुनते ही नेवले की पूंछ जमीन पर जोर से पटकी गई। कैटकरल, ये
कैसा नाम है, चलो चलते हैं। कैटगर्ल ने मेरी झूलती हुई आकृति को बत्तख की तरह चलते हुए देखा और धीरे से बड़बड़ाई, वैसे असल में मेरा एक नाम है, तुम्हें पता है। फिर वो उछल कर आगे बढ़ी और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद हम फ्लोर 2 और फ्लोर 3 के बीच की बाउंड्री पर पहुंच गए। इंसानी सैनिकों को अभी भी मेडुसाज हेड के साथ लड़ाई में फंसा हुआ देखकर मैंने इंतजार करने और उन्हें एक दूसरे को थकाने देने का फैसला किया ताकि मैं आसानी से शिकार कर सकूं। जब से मैं डंजन में आया था मैंने नोटिस किया था कि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लेवल अप होने या स्किल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। उनके लिए लेवल अप होना बस जिंदा रहने का एक बाय प्रोडक्ट नतीजा है। स्किल्स जिंदा रहने के औजारों के अलावा और कुछ नहीं है और मारना सिर्फ पेट भरने का एक जरिया है। इसलिए नेवले जैसे म्यूटेंट ब्रीड्स अलग प्रजातियों को छोड़कर ज्यादातर बीस्ट एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, वे जितना ज्यादा जीते हैं उनका लेवल उतना ही ज्यादा होता है। मेडुसाज हेड सेकंड फ्लोर की बॉस कम से कम 500 सालों से जिंदा है, उसमें हिलने डुलने की कोई एबिलिटी नहीं है, फिर भी वह एक फिक्स्ड स्थिर तोप की तरह अपनी जगह पर डटी हुई है। उस कॉरिडोर को गार्ड कर रही है जो सेकंड फ्लोर को थर्ड फ्लोर से जोड़ता है। कोई भी इंसान जो सेकंड फ्लोर को जीतने की कोशिश कर रहा हो और कोई भी बीस्ट जो हायर लेवल्स की तरफ बढ़ना चाहता हो उसे उस कॉरिडोर से गुजरना ही होगा। इसलिए जब तक वह इस पोजीशन पर है शिकार की एक कभी ना खत्म होने वाली लाइन खुद ही उसके पास आती रहती है। उन इंसानों को एक के बाद एक बिना किसी डर के मेडुसाज हेड पर हमला करते हुए देखना और फिर एक एक करके बहुत बुरी मौत मरते हुए देखना। नंबर्स के हिसाब से शुरू में ये कम से कम 200 लोगों की एक रेडिंग पार्टी हमला करने वाला ग्रुप रही होगी और अब मुश्किल से 1 दर्जन लोग ही जिंदा बचे हैं। इंसान कितने बेवकूफ होते हैं माओ, उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते फिर भी वे यहाँ मरने के लिए आ जाते हैं। कैटल उन्हें ऐसे देख रही है जैसे कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही हो। मैं अपने एक्सप्रेशंस एकदम ब्लैंक खाली रखता हूँ। उनकी जान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस ये चाहता हूँ कि वे और जोड़ लगाएं ताकि मेडुसाज हेड की ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कम कर सके। उसके स्टैट्स सच में डरावने हैं। उसका पूरी ताकत के साथ सामना करना सुसाइड आत्महत्या करने जैसा होगा। इंसानों की वेव टैक्टिक्स लहरों की तरह हमला करने की तकनीकें फेल हो गई है लेकिन मेडुसाज हेड को सच में काफी डैमेज हुआ है। आने वाले काफी लंबे टाइम तक वो फिर से इतनी कमजोर नहीं होगी और मेरा यहाँ मौजूद हर एक इंसान को मरने देने का कोई इरादा नहीं है। जो लोग जिंदा बचे हैं वे अभी भी मेरे काम आ सकते हैं। अब तक सिर्फ 9 इंसान बचे हैं। मैं सोचने के लिए हर एक सेकंड का यूज करता हूँ। हर पॉसिबल स्ट्रेटेजी संभव रणनीति को पूरी स्पीड से अपने दिमाग में दोहराता हूँ। मेडुसाज हेड का परसेप्शन महसूस करने का स्टैट 8000 है। सरप्राइज अटैक का तो सवाल ही नहीं उठता लेकिन सीधे सीधे सामना करना यहाँ तक कि उसकी अभी की कमजोर हालत में भी जीतने का कोई चांस नहीं देता। आखिर में मैं अपने सारे अनलॉक पॉइंट्स कॉमेट स्ट्राइक में डालने का फैसला करता हूँ और फिर उसकी हेल्थ बार को चीरने के लिए अपना सबसे भयानक वार करूंगा। उसके बाद मैं उसे एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में हराऊंगा। बस यही जीतने का इकलौता रास्ता है। मैं अपना हर एक अवेलेबल अनलॉक पॉइंट लगा देता हूँ। यह आर या पार की लड़ाई है, उस युवा नाइट के साथ मेरी लड़ाई और उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा है उससे मुझे पता है कि ये इंसान मौत के डर के बिना लड़ते हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वे एक आखिरी सुसाइडल चार्ज आत्मघाती हमला करेंगे। जैसे ही मैं सोचना खत्म करता हूँ जिंदा बचे 9 इंसान एक दूसरे को खींचकर अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और एक साथ दहाड़ते हैं। लाल रोशनी की 9 लकीरें उस खाली गुफा में भर जाती है और अंधेरे को चकाचौंध कर देने वाली दोपहर में बदल देती है। मुझे दिख गया है, मेरा टाइम आ गया है। मैं कैटगल के साथ एक नजर मिलाता हूँ फिर आगे की तरफ छलांग लगाता हूँ। परछाइयों में छिपते हुए मैं धीरे धीरे मेडुसाज हेड की डिटेक्शन रेंज पकड़ में आने की सीमा के एकदम किनारे तक पहुंच जाता हूँ। बैटलफील्ड पर इंसान एक के बाद एक गिरते जा रहे और अब सिर्फ 3 बचे हैं जिनमें से एक अपने शरीर से दूसरों को बचा रहा है। आखिरी 2 इंसान फाइनली मेडुसाज हेड तक पहुंच जाते हैं, हवा में छलांग लगाते हैं और एक भाला और एक ब्लेड सीधे उसके निचले जबड़े में घोंप देते हैं। मेडुसाज हेड एक पागलों जैसी चीख निकालती है क्योंकि उसका फिजिकल डिफेंस 0 हो चुका है। 2 कमजोर इंसानों का वो हमला एक ही वार में उसकी 1000 से ज्यादा हेल्थ खत्म कर देता है। ठीक उसी पल कैटगल अपने बीस्ट फॉर्म में उस मौके का फायदा उठाती है और रोशनी की एक सिल्वर लकीर की तरह मेडुसाज हेड की तरफ तेजी से बढ़ती है। लेकिन मेडुसाज हेड के 8000 से भी ज्यादा परसेप्शन के सामने वो अभी भी बहुत स्लो है। लगभग आधे सांपों के सिर एक पल में उसकी तरफ मुड़ जाते हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वो आ रही है। तो हमेशा पीछे रहने वाली ये बीस्ट सोचती है कि वह झपट्टा मारकर इनाम चुरा लेगी। परफेक्ट, मैं काफी टाइम से तुम्हें खाना चाहती थी। उस पल मेडुसाज हेड यही सोच रही थी लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो इंसानों और कैटगल के अलावा एक तीसरी प्रेजेंस मौजूदगी थी। वीक पॉइंट ब्रेक एक्टिवेट होने के साथ मेडुसाज हेड की पूरी बॉडी पर कई चमकते हुए लाल स्पॉट्स दिखाई देने लगे। वे उसके फिजिकल वीक पॉइंट्स हैं। उनमें से किसी पर भी एक डायरेक्ट हिट का मतलब है मैक्सिमम डैमेज। मैं काफी टाइम से चार्ज कर रहा था। मैं फोकस करता हूँ, एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और जमीन फट पड़ती है। मेरे चारों तरफ चट्टान के टुकड़े आसमान की तरफ उड़ते हैं। मेरी पूरी बॉडी एक तोप के गोले में बदल जाती है। मेरे रास्ते में आने वाले पत्थर के हर एक खंबे को पिघलाकर मैग्मा की नदियों में बदल देती है। लेवल 5 पर कॉमेट स्ट्राइक सारे एट्रीब्यूट्स खूबियों को उनकी वैल्यू के 4 गुना स्किल पावर में बदल देती है। एक फुल चार्ज कॉमेट स्ट्राइक सोच से भी परे पावर छोड़ती है। वो झुलसा देने वाली गर्मी और कुचल देने वाली ताकत उन सांपों को उसी जगह पलक झपकते ही चकनाचूर कर देती है। एक भयानक धमाका होता है और मेडुसाज हेड एक अजीब सी चीख निकालती है जो एक साथ चिल्लाती हुई 1000 आवाजों जैसी लगती है। वह वार उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक गड्ढा कर देता है और वह विशाल शरीर जो 400 सालों में एक कदम भी नहीं हिला था हवा में 100 मीटर से ज्यादा दूर उड़कर एक चट्टान की दीवार में गहराई तक जा घुसता है। मेरे पास
पास हील करने का कोई टाइम नहीं है। मैं दूर धूल के बादलों में मुश्किल से दिखाई दे रही मेडुसाज हेड पर अपनी नजरें गड़ा देता हूँ और जब मैं पैनल पर लाल 0 हेल्थ देखता हूँ तभी मैं फाइनली राहत की सांस लेता हूँ। जिंदा बचे हुए दोनों इंसान अविश्वास से घूरते हुए सुन्न खड़े हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अभी अभी एक बीस्ट ने उनकी जान बचाई है। हमने कर दिखाया, सेकंड फ्लोर की बॉस मर चुकी है। सही कहा केंग, ऐसा लग रहा है कि दो बीस्ट ने एक दूसरे को चीर कर रख दिया और हम जिंदा बच निकले। चौड़े जबड़े वाला वो उम्रदराज नाइट अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। तो अब हम क्या करें? जैंग जो छोटा नाइट है पूछता है। लू नाम का नाइट जोर से निकलता है और उसकी आंखों की वह खुशी धीरे धीरे खून की प्यास में बदल जाती है। चाहे जो हो जाए, एक बीस्ट ही होता है। ये ड्रैगन टाइप का बीस्ट छोटा है लेकिन मैं उसके कोर से निकल रहे प्रेशर को महसूस कर सकता हूँ। अगर इसे बढ़ने दिया गया तो यह पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा बन जाएगा। ये कहते हुए लुओ जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाता है और लंगड़ाते हुए उस कमजोर कैंडल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। हम कभी इस नर्क से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे लेकिन मेडुसाज हेड और इस ड्रैगन दोनों को मारना यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा जो हमारे बाद आएंगे। जैंग एक पल के लिए हिचकिचाता है लेकिन फिर भी वही जमीन से एक हथियार उठा लेता है। मैं उनकी हर एक बात सुनता हूँ। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन इंसानों पर इस कहावत से बेहतर और कुछ सूट नहीं करता लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा से मेरे प्लान का हिस्सा था। कॉमेट स्ट्राइक ने मेरे स्टेमिना की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली थी। इस हालत में रिकॉर्ड ठीक होने का सबसे फास्ट तरीका लेवल अप होना है। इंसान कमजोर होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट से भरे होते हैं। वैसे भी मैं रिकवर होने के लिए उन्हें मारने ही वाला था। अगर उन्होंने थैंक्स बोला होता तो मेरी इंसानियत की वजह से शायद मैं ऑकवर्ड अजीब फील करता। उनका ये धोखा मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे दोनों नाइट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं काउंटर जवाबी हमला करने के लिए तैयार हूँ। जिस चट्टान की दीवार में मेडुसाज हेड अभी कुछ पलों पहले टकराई थी वहां से एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। वो बाहर की तरफ फटती है और एक बहुत बड़ा सांप लुओ को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। मैं उस सांप को तुरंत पहचान लेता हूँ। ये मेडुसाज हेड के सांप वाले बालों में से एक है और उसी पल मुझे सब समझ आ जाता है। इसीलिए मेडुसाज हेड को मारने के बाद भी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर नहीं गए। हर तरफ से सांपों की फूफकार करीब आने लगती है। इस डंजन में मैंने जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बनाए हैं वे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक ड्रैगन का पंजा सीधे सीने के आर पार हो जाता है। लेवल अप पूरा हुआ। मेरी हालत एक ही पल में वापस एकदम पीक पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? म्याऊं, क्या मेडुसाज हेड पहले ही नहीं मर गई थी? ये सांप अभी भी जिंदा कैसे है? मेरे सिर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे अभी अभी कुछ समझ आया है। हमारे साथ खेल खेला गया है। वह इंसानी सिर का आकार सिर्फ एक धोखा था। असली शरीर वे सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स हैं जिनसे उसके बाल बने हैं। वो खोपड़ी तो बस एक हब है, कनेक्शन और रिजनरेशन का एक नोड। अभी सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स 2 ग्रुप्स में बन जाते हैं। आधे मेरी तरफ आते हैं, आधे कैटगरल के पीछे जाते हैं। वे इतने सारे हैं कि हर पल हर एंगल से हमला कर रहे हैं और सबसे बुरी बात वे सभी सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स एक ही जीव माने जाते हैं। उनमें से मुट्ठी भर को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक रास्ता है। मैं आराम से एक सर्पेंट डेमन को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। फिर कैटगर की तरफ देखता हूँ। अपनी फुर्ती के फायदे के बावजूद वो सिर्फ 5 या 6 को ही काट पाई है। मुझे पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। मैं कैटगर्ल को अपनी आंखों से करीब आने का इशारा करता हूँ। इस रूप में मेडुसाज हेड की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है लेकिन उस खोपड़ी वाले कनेक्टर के बिना उसने अपना रीजनरेशन और मैजिक रेजिस्टेंस भी खो दिया है। सारे सर्पेंट डेमन्स का सफाया करने के लिए एक वाइड रेंज एरिया टेक। मेडुसाज हेड को हमेशा के लिए मारने के लिए बस इतना ही काफी है और इत्तेफाक से मेरे पास बिल्कुल वही स्किल है, वाइड ड्रैगन ब्रेथ। ये सबसे पावरफुल ऑफेंसिव स्किल है जिसके साथ हर ड्रैगन पैदा होता है जो अपने आसपास की हर चीज को भारी एरिया डैमेज देती है। कॉमेट स्ट्राइक के साथ मिलकर ये सारे पर्सनल स्टैट्स, हेल्थ और माना को रॉ अटैक पावर में बदल देती है। इसका नुकसान यह है कि इसे यूज करने के बाद मैं मौत के कगार पर पहुंच जाता हूँ। जब तक कि कोई और रास्ता न बचे मैं कभी भी इस मूव का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कैटगर्ल अब मेरे पास है। जैसे ही वो मुझ तक पहुंचती है मैं उसे ड्रैगन के पंजे से थप्पड़ मारकर दूर कर देता हूँ जबकि मेरे चारों तरफ 200 से ज्यादा सर्पेंट डेमन्स हर तरफ से करीब आ रहे हैं। मैं अपने पैर जमाता हूँ, एकदम रुक जाता हूँ और अपना जबड़ा पूरा खोलता हूँ। एक ही पल में गुफा के हर कोने में नीली लपटें फूट पड़ती हैं। 200 से ज्यादा सर्पेंट डेमन्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। वे उस धधकती हुई गर्मी में पूरी तरह निगल ले जाते हैं लेकिन उन सांपों को जलकर राख होते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं होती क्योंकि जब वो हीट वेव फाइनली खत्म होती है तो मुझे अभी भी मेडुसा की मौत से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जैसे ही मैं ज्यादा होती हुई सावधानी के साथ अपने आसपास स्कैन करता हूँ एक सुनहरा सर्पेंट डेमन चट्टानी फर्श से फूटकर बाहर आता है। उसके जबड़े खुले हुए हैं और वो सीधे मेरे माथे के बीचों बीच निशाना लगा रहा है। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि मुझे मुश्किल से उसकी बस एक परछाई ही दिख पाती है। मेरी अभी की हालत में एक डायरेक्ट हिट का मतलब सीधे मौत होगा लेकिन एकदम आखिरी सेकंड में कैटगर जो चट्टानों के पीछे थी अचानक खुद को आगे फेंकती है और अपनी बॉडी से मुझे कवर कर लेती है। हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज आती है जब वो सुनहरा सांप कैटगर्ल के हाथ को जोर से जकड़ लेता है जिससे उसके पहले से ही बहुत कम हेल्थ पॉइंट सिंगल डिजिट्स में आ जाते हैं। दर्द को बर्दाश्त करते हुए कैटगर्ल अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर उस सांप को 3-4 टुकड़ों में फाड़ देती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। मैं देखने के लिए ट्रुथ एक्टिवेट करता हूँ और ये जानकर शौक रह जाता हूँ कि यह मेडुसाज हेड का कोर बीस्ट था। इससे भी ज्यादा यकीन न करने वाली बात यह थी कि मुझे इस बेवकूफ सी बिल्ली ने बचाया था। मैं उसकी टूटे हुए हाथ को घूरता हूँ, सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? किसी भी लॉजिक से सबसे सही मूव
मायू ये होता कि तुम कोर बीस्ट को मुझे मारने देती और फिर खुद उस कोर बीस्ट को खत्म कर देती। कैटगर्ल का चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन वह जबरदस्ती स्माइल करती है। क्या हमारी डील नहीं हुई थी? मायू हम इस चीज को एक साथ मारने वाले थे। मैं सेकंड फ्लोर की बॉस बनूंगी, तुम थर्ड फ्लोर पर चले जाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुमने पहले मुझे बचाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें मरने दूं। म्याऊ उसकी ये मासूम बातें मुझे हंसी के करीब कुछ फील कराती हैं। इंसानों और उनके उस ठंडे धोखे के बारे में वापस सोचते हुए ऐसा लगता है कि इंसानों के सबसे ऊपर होने के मेरे उस पुराने भरोसे के बारे में मुझे सीरियसली दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं चलकर मेडुसाज हेड के बचे हुए हिस्से के पास जाता हूँ, उसकी खोपड़ी को अपने पैर के नीचे कुचलता हूँ, टुकड़ों को उठाता हूँ, उन्हें अपने मुंह में डालता हूँ, 2 बार चबाता हूँ और निगल जाता हूँ। नोटिफिकेशन, मेन क्वेस्ट 50% पूरा हुआ, अनलॉक पॉइंट्स मिल गए, करेंट लेवल 20 तक पहुंच गया, एवोल्यूशन कंडीशंस पूरी हो गई है। कंप्लीशन की आवाज सुनने के बाद ही मैं फाइनली अपनी टेंशन छोड़ता हूँ और जमीन पर गिर पड़ता हूँ और जोर जोर से हांफते हुए लंबी सांसें लेता हूँ। उसी टाइम कैटगर्ल खुशी से पागल होकर अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट लेती है और अपना चेहरा मुझ पर ऐसे रगड़ती है जैसे कल हो ही ना। मुझे ये कहना पड़ेगा कि कैटगर्ल का ह्यूमन फॉर्म ऊपर से काफी इंप्रेसिव है। मैं सबसे पहले उसकी चोटों को ठीक करने के लिए कंडेंसेट और हील यूज करता हूँ। फिर मैं मेडुसाज हेड के साथ आसपास देखता हूँ। थर्ड फ्लोर का रास्ता पूरी तरह से खुला है, लेकिन जैसे ही मैं कॉरिडोर में कूदने वाला होता हूँ, कैटगर्ल बोल पड़ती है। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिख रही है। हम कितनी कमाल की टीम है, अगर तुम यही रुक जाते तो सेकंड फ्लोर पर हमें कोई नहीं रोक पाता। मायू वो रुकती है जैसे उसे कोई आइडिया आया हो, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अचानक बोल पड़ती है, तुम सुपर स्मार्ट हो और मैं सुपर स्ट्रांग हूँ। मैं सेकंड फ्लोर की क्वीन बनूंगी और तुम मेरे रॉयल स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे। मैं थोड़ा हैरान हूँ, मुझे नहीं पता कि इस बिल्ली के दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल कैसे आया। मैं कंधे उचकाता हूँ। जो भी हो, मुझे हमेशा से नीला आसमान और गर्म धूप ज्यादा पसंद रही है। यह कहकर मैं आगे कदम रखता हूँ और सीधे कॉरिडोर में कूद जाता हूँ। कैटगर्ल मेरे पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी आवाज पहले ही नीचे के रास्ते से ऊपर आ रही होती है। सेकंड फ्लोर पर अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। फिर मिलेंगे कैटगर्ल। दूसरों के लिए थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर किसी डेथ सेंटेंस जैसा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह आजादी का इकलौता रास्ता है। अगले ही सेकंड मुझे अपने फैसले पर पछतावा होता है। फर्स्ट फ्लोर एक पथरीली गुफा थी, सेकंड फ्लोर एक कीचड़ से भरा अंडरग्राउंड गड्ढा था, लेकिन मैंने जो कभी नहीं सोचा था वह यह है, थर्ड फ्लोर बर्फ का एक बहुत बड़ा खुला हुआ वर्ल्ड है। जहाँ तक नजर जाती है, रफली 150 डिग्री के टेम्परेचर के साथ सिर्फ बर्फ और सफेदी के अलावा कुछ नहीं है। मैं जल्दी से सेकंड एवोल्यूशन ऑप्शंस खोलता हूँ। एक नजर डालते ही मेरी आंखें फटी रह जाती है। पहली 3 चॉइसेस पहले जैसी ही हैं, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब एक चौथा ऑप्शन सामने आता है। माइनर आइज ड्रैगन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रेयर रेड ब्लड लाइन, जो कॉन्शियसनेस की गहराई में हीट सोर्सेस के लिए एक इंटेंस ऑब्सेशन से ट्रिगर होता है। एक लो प्रोबेबिलिटी एवोल्यूशन पाथ, इननेट स्किल, आइज एट्रीब्यूट इम्यूनिटी। ठंड से अपनी हेल्थ को खत्म होते देखकर मैं बिना एक पल सोचे माइनर आइज ड्रैगन चुन लेता हूँ। बिल्कुल पहले की तरह ट्रूस की जानी पहचानी चाइम्स के साथ एवोल्यूशन पलन झपकते ही खत्म हो जाता है। मेरी बॉडी से आखिरी ब्लैक वायलेट स्केल भी गिर जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इस एवोल्यूशन से मिले स्टैट गेन्स को चेक करने वाला होता हूँ, ठीक ऊपर से एक जानी पहचानी चीख सुनाई देती है। मैं तेजी से ऊपर देखता हूँ और एक बहुत बड़ी सी चीज फुल स्पीड में मेरी तरफ गिरती हुई दिखाई देती है। मेरे पास डॉज करने का भी टाइम नहीं है, डायरेक्ट हिट। क्या मैंने तुम्हें हटने के लिए नहीं कहा था? म्याऊं। कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद यह साफ हो जाता है कि थर्ड फ्लोर पहले 2 फ्लोर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। यह प्योर व्हाइट बर्फ की एक कभी न खत्म होने वाली दुनिया है। यहाँ तक कि यहाँ के बिस्ट्स भी सेमी ट्रांसपेरेंट और बर्फीले हैं, जो देखने में बिल्कुल आइस स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं, और हर एक बिस्ट लेवल 70 या उससे ऊपर का है। थर्ड फ्लोर को जितनी जल्दी हो सके पार करने के लिए कैटगर्ल और मैं यहाँ बीस्ट्स का शिकार करने और पहले अपने लेवल्स ग्राइंड करने का फैसला करते हैं। और इस तरह 10 दिनों से ज्यादा की ट्रेनिंग और एडजस्टमेंट के बाद और एक पागलपन में कई हजार आइस स्कल्पचर बीस्ट्स को मारने के बाद मेरा लेवल सेकंड एवोल्यूशन लेवल 8 पर पहुंच जाता है। चूंकि हर एवोल्यूशन के बाद लेवल्स रीसेट हो जाते हैं, इसलिए अब मैं लेवल 88 के डंजन बीस्ट के बराबर हूँ। हमारे पार्टी बोनस का फायदा उठाते हुए कैटगर्ल भी इसी टाइम में लेवल 51 से लेवल 62 पर आ गई है। लेकिन जैसे जैसे हमारे लेवल्स ऊपर जाते हैं, मैं थर्ड फ्लोर के कैनियन के बारे में कुछ बहुत अजीब नोटिस करने लगता हूँ। क्योंकि कैनियन के बाहर वाले बिस्ट्स लोअर लेवल के हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसके अंदर ही शिकार कर रहा हूँ। बाहर वाले क्रिमसन वुड स्नो वुल्फ्स भले ही आइस स्कल्पचर्स जैसे दिखें, उनका खून ट्रांसलूसेंट है, उनका मांस सफेद है, लेकिन वे सच में जिंदा जीव हैं। हालांकि कैनियन के अंदर वाले स्नो वुल्फ्स की बॉडी प्योर आइस से बनी है, जिसमें कोई मांस या खून नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि लेवल 5 पर एक को मारने पर मुझे 200 एक्सपीरियंस मिलता था, लेकिन अब लेवल 8 पर डबल एक्सपीरियंस के लिए इंटेंसिफाइड ग्रोथ अनलॉक होने के बावजूद एक स्नो वुल्फ को मारने पर सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलते हैं। यह मुझे एक खौफनाक पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। मैं कैटगर्ल को साथ लेता हूँ और कैनियन में और गहराई तक जाता हूँ। कोई इंस्टिंक्ट नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, बात करने की कोई एबिलिटी नहीं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कैनियन के अंदर गहराई में मुझे एक इंसान मिलता है जिसकी पूरी बॉडी बर्फ की बनी है। यह मेरे शक को और भी पक्का कर देता है, और चूंकि कैनियन के बिस्ट में कोई भी कमजोर बिस्ट नहीं
है जो पीछे छूट गया हो। इसलिए इन सब के पीछे जो जीव है वो ओवरवेलमिंगली पावरफुल होना चाहिए, जो लगभग पक्के तौर पर थर्ड फ्लोर का बॉस आइस फिनिक्स है। कैट गर्ल और मैं पूरे 3 दिनों तक आगे चलते हैं। समंड पपेट्स को लगातार मारने से मैं सेकंड एवोल्यूशन लेवल 11 पर पहुंच जाता हूं, जबकि कैट गर्ल लेवल 75 पर आ जाती है। लेकिन लेवल अप होने से तुम्हारी बॉडी रिस्टोर होती है, दिमाग नहीं। कैट गर्ल जिसने मुश्किल से ही आराम किया है हर कदम पर लड़खड़ा रही है, मेरी तो बस हो गई। म्याऊं, क्या हम प्लीज थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? थर्ड फ्लोर का बॉस बस आने ही वाला है, उसे मारने के बाद आराम करेंगे। अगर तुम थक गई हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से तुम 1 घंटे के अंदर मुझ तक पहुंच जाओगी। यह सुनकर कैट गर्ल मुंह बनाती है। वह साफ तौर पर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह दांत पीसती है और आगे चलती रहती है। डॉग बॉय, तुम कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। म्याऊं, तुम बॉस को मारने पर इतना क्यों तुले हुए हो? क्योंकि मैं जल्दी लेवल अप होना चाहता हूँ। लेवाइथन को मारकर इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे रीजन सिंपल हैं, मैं चाहे जो भी बन जाऊं, अंदर से मैं अभी भी एक इंसान ही हूँ। मुझे एक शांत और पीसफुल लाइफ चाहिए। यह डंजन कभी मेरी जगह नहीं था। कैट गर्ल को देखकर लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है, तभी आगे जाकर कैनियन एक बहुत बड़े खुले मैदान में बदल जाता है। मेरे कदम रुक जाते हैं। तुम क्यों रुक गए? म्याऊं, क्या तुम्हें थर्ड फ्लोर का बॉस मिल गया? कैट गर्ल भी वहीं देखती है जहां मैं देख रहा हूँ। वहां एक खुले मैदान में एक बहुत बड़ा आइस फिनिक्स बर्फ के एक घोंसले के बीचों बीच बिना हिले बैठा है, जैसे वह शुरू से हमारा ही इंतजार कर रहा हो। टारगेट आइस फिनिक्स, लेवल 176, टाइप प्लेयर नियर सुपीरियर बीस्ट, ब्रीडिंग वैल्यू एक्सेप्शनली हाई। यह यकीन करना मुश्किल है कि यह सिर्फ थर्ड फ्लोर का बॉस है, लेकिन सिर्फ नंबर्स अपने आप में कोई मायने नहीं रखते। यही तय करते हैं कि कौन जीतता है और कौन मरता है। मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब आइस फिनिक्स पहले बोलती है, तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? चूंकि वो बात करने के लिए तैयार है, मैं भी जवाब देता हूँ। फोर्थ फ्लोर का रास्ता तुम्हारे घोंसले के ठीक नीचे है ना? हम फोर्थ फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम किनारे हट जाओ तो आज हम में से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। आइस फिनिक्स अपनी क्रिस्टल जैसी साफ आंखें घुमाती है और एक लंबे पॉज के बाद बोलती है, मैं बस अपने बच्चे के साथ अनंत काल तक यही रहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी शांति क्यों भंग करनी है? मैं उसके नीचे देखता हूँ। वहाँ एक छोटा आइस फिनिक्स पड़ा है जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। क्या वो तुम्हारा बच्चा है? आइस फिनिक्स जवाब नहीं देती। वो बस उस छोटे से कंकाल को असीम प्यार से नीचे देखती है, जैसे वो बच्चा अभी भी जिंदा हो। मेरे पास इसके लिए कोई पेशेंस नहीं है और मुझे उसकी परिस्थितियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना स्टांस लेता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कैट गर्ल ये सब देखती है और आइस फिनिक्स से लड़ने में हिचकिचाती हुई लगती है, किसी हमदर्दी या क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो भी हुआ, मैं बस फोर्थ फ्लोर तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरे ये शब्द सुनकर आइस फिनिक्स अपना सिर उठाती है और मेरी तरफ कुछ कुछ गर्माहट के साथ देखती है और अपने उसी न समझ में आने वाले तरीके से आगे कहती है, मैं समझ गई। तुम भी मेरे प्यारे बच्चे के खेलने का साथी बनना चाहते हो। मेरे पेशेंस की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। मैंने बात करना बंद कर दिया। पल्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं एक ब्लू ग्रीन तोप के गोले में बदल जाता हूँ और अपनी पूरी ताकत के साथ आइस फिनिक्स से टकराता हूँ। मैं अपना जबड़ा पूरा खोलता हूँ और वॉइड ड्रैगन ब्रेथ पल्स के लगातार 3 ब्लास्ट फायर करता हूँ। कैटकर तेजी से अपने दोनों आगे वाले पंजे घुमाती है और एक साथ दर्जनों विंड ब्लेड्स छोड़ती है। हमारे अटैक साइज फिनिक्स पर किसी तूफान की तरह बरसते हैं और उसकी हेल्थ को काट कर सिर्फ एक चौथाई कर देते हैं। लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती, सिर्फ डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से लड़ाई शुरू हुई है आइस फिनिक्स ने कोई काउंटर अटैक नहीं किया है। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है, किसी खंबे की तरह बिना किसी हरकत के वहीं खड़ी है। हम उस पर चाहे जो भी हमला करे। मेरे कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स मुझे रुकने के लिए चीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का आखिरी ब्लास्ट फायर करने वाला होता हूँ, कैनियन की दीवारों की दरारों से अचानक दर्जनों आइस बीस्ट्स बाहर आने लगते हैं। उसी पल आइस फिनिक्स, जो अब तक किसी पहाड़ की तरह शांत थी, फाइनली हिलती है। वो अपने पंख पर पूरी तरह खोलती है। अंदर आने वाले आइस बीस्ट टूटकर बिखरने लगते हैं, जैसे एक एक टुकड़ा करके पिघल रहे हो और फिर बर्फीले पानी में घुल जाते हैं, जो सीधे आइस फिनिक्स के शरीर में भर जाता है और उसकी लगभग खाली हो चुकी हेल्थ बार को एक ही पल में वापस फुल कर देता है। मेरा दिल बैठ जाता है। लगता है आइस फिनिक्स का खेल खत्म हो गया है। वो एक भयानक एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ अपने पंख फड़फड़ाती है और एक ऐसा तूफान लाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी उंगलियों और पैरों के अंगूठों से बर्फ जमनी शुरू हो जाती है और एक ही सांस में मेरा पूरा धड़ बर्फ में जम जाता है। मेरे शरीर से चेतना तेजी से गायब होने लगती है। मेरी उस धुंधलाती हुई हालत में मुझे एक आवाज सुनाई देती है, डॉग बॉय भागो, तुमने गलत अंदाजा लगाया, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद सब कुछ डार्क हो जाता है। जब मुझे होश आता है तो मुझे नहीं पता होता कि कितना टाइम बीत चुका है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और पाता हूँ कि मैं अब कैनियन में नहीं हूँ। मेरे सामने एक बूढ़े हिरन जैसी कोई चीज है जो गर्म जोशी से मुस्कुरा रही है। तुम जाग गए? उस बर्फीले मैदान में एक भयानक और चीरती हुई चीख तुरंत गूंज उठती है। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर पड़ा हूँ। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा है और मैं हवा के लिए हाँफ रहा हूँ। मैं वापस आसमान की तरफ देखता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस इतने बड़े और अजीब से बीस्ट ने मुझे बेहोशी की हालत में खाया नहीं। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने विशाल शरीर से ढक लिया और पूरे 1 दिन और रात तक मेरा खुद से जागने का इंतजार किया। इस डंजन में अच्छे जीव भी हैं। यह उस हर बात को तोड़ देता है जो मुझे लगता था कि मुझे पता है। तो क्या तुमने मुझे बचाया? मैं
सावधानी से पूछता हूँ, वह बिना बालों वाला बीस्ट सच में हैरान लगता है। तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हें पता है, टेलीपैथी भी। मैं थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से सिर हिलाता हूँ। क्या मैंने अभी जोर से नहीं बोला? वह गंजा सिर एक तरफ झुक जाता है। मेरी माफी, मैं इतने लंबे समय से जिंदा हूँ कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। लेकिन जिसने तुम्हें बचाया वह मैं नहीं था, वह तुम्हारी दोस्त थी। यह सुनकर मैं पलके झपकाता हूँ। वह तुम्हारा नेवला। तुम कैसे भूल सकते हो नेवले को? मुझे याद आता है कि आइस फिनिक्स के उस जमा देने वाले ऑरा ने मेरे पूरे शरीर को बर्फ में जकड़ लिया था। लेकिन ठीक उसी पल कैटगर्ल आगे आई, दौड़कर मेरे पास आई और अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर मुझे आइस फिनिक्स के घोंसले से बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, डॉग बॉय आओ और मुझे बचाओ। उस बात का पूरा बोझ मुझ पर आ गिरता है। मैं घुटनों के बल गिर जाता हूँ। मेरी छाती में ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी मुट्ठी ने उसे जकड़ लिया हो और कुचल दिया हो। वो खौफनाक सच और उसके साथ आने वाली वो बेबसी एक लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ती है और मुझे अंदर खींच लेती है। अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा सावधान होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कैटगर्ल नहीं होती तो आइस फिनिक्स के हाथों मरने वाला मैं होता। तुम्हारी उस बिल्ली ने तुम्हें आइस वैली के किनारे पर फेंक दिया था और मैं इत्तेफाक से वहीं से गुजर रहा था। सच कहूं तो तुम्हारे जैसे कैलिबर का कोई बीस्ट थर्ड फ्लोर पर दिखे ऐसा हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अंदर ले आऊं। जब मैं डार्क वैली वॉर में लड़ा था तब मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था, लेकिन तुम इतने उदास नहीं लग रहे हो। क्या वो बिल्ली तुम्हारी दोस्त नहीं है? वो बूढ़ा बीस्ट अपना सिर झुकाता है, थोड़ा कंफ्यूज है। वो एक बेवकूफ बिल्ली है, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम इतने बेफिक्र कैसे लग सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की तरफ चल देता हूँ। वो बूढ़ा बीस्ट तुरंत मेरे सामने आ जाता है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मुझे एक जवान बीस्ट सीधे अपनी मौत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तुम्हें रोकना एक एल्डर की ड्यूटी है। कैटगर्ल मर चुकी है और वो मेरी वजह से मरी है। उसका बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे शब्द सख्त और साफ गूंजते हैं जो एक पक्के इरादे से भरे हुए हैं। वो बूढ़ा बीस्ट कुछ नहीं कहता। उसकी नजरें थोड़ी नीचे झुक जाती है। मेरे ड्रैगन के दोनों पंजों की मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी हैं कि पोरों के बीच से खून रिस रहा है। वो बूढ़ा बीस्ट सब कुछ समझते हुए मुस्कुराता है जैसे कोई अच्छी याद ताजा हो गई हो। एक लंबे पल के बाद वो बोलता है, क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी दोस्त मरी नहीं है? वे शब्द मेरे लिए किसी लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। मैं तेजी से मुड़ता हूँ और उस बूढ़े बीस्ट को एक गर्म स्माइल के साथ मुझे देखते हुए पाता हूँ। ये कोई झूठ नहीं लगता। आइस फिनिक्स के पपेट्स में एक असाधारण रूप से हाई डिग्री का रियलिज्म होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी समनिंग टेक्निक एक रेयर आर्ट है जिसे बॉर्न फ्लेश सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पुराने जमाने से लेकर अब तक सिर्फ 10 से भी कम जीवों के पास ये स्किल रही है। ये दुनिया की सबसे रेयर एबिलिटीज में से एक है। नॉर्मली समन किए गए क्रिएचर्स अपने ओरिजिनल से कमजोर होते हैं, लेकिन बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्रिएचर्स बना सकता है जो अपने ओरिजिनल्स के बराबर या उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि ये कॉपी नहीं करता, ये कब्जा करता है। ये एक क्रिएचर को फंसाता है और उसे मार देता है, लेकिन उसकी आत्मा को बचा लेता है, उसके दिमाग को मिटा देता है और बर्फ से उसके शरीर को दोबारा बनाता है। ये समनिंग कम और पपेट बनाना ज्यादा है, इसीलिए उसके समन किए गए क्रिएचर्स को मारने पर भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। आइस वैली में तुम्हारा जिस भी बीस्ट से सामना हुआ, बिना किसी एक्सेप्शन के वो आइस फिनिक्स का एक पपेट है। हर्ड फ्लोर काफी लंबे टाइम से पूरी तरह आइस फिनिक्स के कंट्रोल में है। पीछे छूटे हुए कुछ कमजोर बीस्ट को छोड़कर जिसके पास भी जरा सी भी ताकत है, उसे आइस फिनिक्स के पपेट्स में बदल दिया गया है। यह सच इतना बड़ा है कि इसे समझना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन इन सब बातों का कैटगर के अभी भी जिंदा होने से क्या लेना देना है? मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूँ। वो बुजुर्ग बीस्ट आगे कहता है, बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन पावरफुल है, लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि ये बहुत धीरे काम करता है। ये शिकार की बॉडी को सेलुलर लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस करने के लिए आइस एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, तभी पूरी आत्मा को सही सलामत बचाया जा सकता है। उस बिल्ली के स्टैट्स को देखते हुए इस प्रोसेस में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। आइस फेनिक्स को 2 हफ्तों के अंदर मार दो और उस बिल्ली को हीलिंग मैजिक से वापस लाया जा सकता है। 2 हफ्ते मेरे अंदर एक ही पल में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। मेरे हीलर की मौत ने मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा शॉक दिया था। अगर कैटगर्ल भी मर गई तो वो गिल्ट मुझे जिंदगी भर सताता रहेगा। यह न्यूज मेरे लिए प्योर एड्रेनालिन के शॉट की तरह काम करती है। अगर कैटगर्ल का पकड़ा जाना मेरी लापरवाही थी तो उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू एल्डर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वह बुजुर्ग बीस्ट दिल खोल कर हंसता है। मैं बस बहुत लंबे टाइम से जिंदा हूँ। किसी जवान कैंडल ड्रैगन पप का मिलना बहुत रेयर है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, ज्यादातर बस इसलिए कि मेरे पास करने के लिए कुछ हो। ये बात मुझे एकदम सुन्न कर देती है। अभी मुझे एक माइनराइज्ड ड्रैगन दिखना चाहिए। कैंडल ड्रैगन की ब्लड लाइन 2 एवोल्यूशंस के नीचे दब चुकी थी। इस बुजुर्ग बीस्ट ने इसके आर पार कैसे देख लिया? तभी मुझे कुछ और भी गलत लगता है। इस बीस्ट ने अभी कहा था कि 3rd फ्लोर पर कमजोर बीस्ट को छोड़कर हर चीज को आइस फिनिक्स के पपेट्स में बदल दिया गया है, लेकिन इतना विशाल बीस्ट पक्का कोई पीछे छूटा हुआ कमजोर जीव नहीं है। तो ये आइस फिनिक्स की पकड़ से कैसे बच निकला? उस बुजुर्ग बीस्ट की आंखों में एक शरारती चमक आ जाती है, जैसे उसने मेरा दिमाग रीड कर लिया हो। क्या तुम्हारे पास भी ट्रुथ नाम की वह रेयर स्किल नहीं है? वह सच में एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है। पुराने जमाने से लेकर अब तक तुम्हारे अलावा मैंने सिर्फ एक गॉड के पास ही वो स्किल देखी है। तुम अभी ट्रुथ का यूज क्यों नहीं करते और खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं शौक से परे हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे मेरी ट्रुथ स्किल के बारे में भी पता होगा। तो फिर मेरी बदतमीजी को माफ करें एल्डर। मैं खुद को संभालता हूँ, अपना सिर उठाता हूँ और इस विशाल अजीब बीस्ट पर ट्रुथ एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही डेटा क्लियर होता है मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरे पैर जवाब दे जाते हैं और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे सामने खड़ा ये अजीब सा दिखने वाला बीस्ट एक सुप्रीम डिवाइन
डिवाइन बीस्ट है जिसका लेवल लेवाइथन से भी ज्यादा है। टारगेट बेबलोन लेवल 413 टाइप सुप्रीम डिवाइन बीस्ट। तुम असल में कौन हो? मेरी आवाज अनकंट्रोलेबल तरीके से कांप रही है, लेकिन बेबलोन सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वो गहरे नीले आसमान की तरफ देखता है। उसके होंठ एक शांत स्माइल में मुड़ जाते हैं, जैसे वो बहुत पहले की कोई खूबसूरत चीज याद कर रहा हो। एक लंबी खामोशी के बाद वो बरबराता है, एक बार मैंने एक मिलियन डेमन गॉड से लड़ाई की थी। अपनी उंगलियों की एक चुटकी से मैंने सुबह को शाम से अलग कर दिया था। अब मैं अकेला चलता हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और अभी भी भुला दिए जाने पर खुश हूँ। पता चलता है कि जब गॉड से पहली बार डंजन बनाया था तो उन्होंने इसे डुअल बॉस स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया था, लेकिन टाइम बीतने के साथ जब बेबीलोन लड़ाइयों और उसके सारे मामलों से थक गया और जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगी, वो थर्ड फ्लोर पर चला गया, जो उन सब में रहने के लिए सबसे सही था, और बहुत ज्यादा ताकतवर लेवाइथन को डंजन पर अकेले राज करने के लिए छोड़ दिया। उसके इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं बस एक रुकी सी स्माइल ही दे पाता हूँ। इस डंजन में अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया है और मेरा सामना पहले ही दोनों फाइनल बॉसेस से हो चुका है। यह मेरी अच्छी किस्मत है या नहीं, मैं सच में नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम लेवाइथन के उलट बेबलोन बात करने के लायक है और उसके अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। एल्डर, क्या मैं सच में आइस फिनिक्स को हरा सकता हूँ और कैटगर्ल को बचा सकता हूँ? बेबलोन तुरंत कोई जवाब नहीं देता। उसे और लेवाइथन को डंजन के फाइनल बॉसेस के रूप में एक साथ रखे जाने का रीजन सिंपल है। लेवाइथन ताकत का प्रतीक है और बेबलोन बुद्धिमानी का। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर वही सवाल मुझ पर वापस डाल देता है। ये डंजन है, तुमने अब तक जितने भी बीस्ट को मारा है, क्या उनमें से एक भी ऐसा था जिसका लेवल तुमसे ज्यादा न हो? बेबलोन की वो शांत नजर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ देती है। ये सिर्फ दया नहीं है, ये एक सच्चे ज्ञानी द्वारा एक ही सवाल में समेटे गए हजार शब्द है। मैं एक ही पल में उसकी बात का वजन समझ जाता हूँ। बेबलोन दुनियादारी से चाहे कितना भी दूर हो, वह अभी एक डंजन बॉस है और आइस फिनिक्स भी। मुझे बचाने के उसके इस काम को डंजन के एक टैलेंटेड बीस्ट की तारीफ के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन एक फाइनल बॉस होने के नाते ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेबलोन मुझे कभी ये सिखाए कि दूसरे बॉस को कैसे मारा जाए। मैं एक लंबे पल के लिए सोच में अपना सिर झुकाता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ। थैंक यू एल्डर, मैं समझ गया। मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की डायरेक्शन में चल देता हूँ। 2 हफ्ते नहीं 10 दिन। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। कैटगर शायद उतने टाइम तक जिंदा न रह पाए। 10 दिन, मैं खुद को बस इतना ही टाइम दे रहा हूँ। मेरे बेहोश रहने का टाइम निकाल दे तो मेरे पास 9 दिन बचे हैं और उनमें से एक भी पल बेकार नहीं जाएगा। मैं आइस वैली के एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, 10 किलो से ज्यादा वजन का बर्फ का एक टुकड़ा उठाता हूँ और फिर अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ, उसे पल्स के साथ मिलाता हूँ और उसे पूरी ताकत से वैली में फेंक देता हूँ। उस थ्रो की बेहिसाब ताकत उस बर्फ को तोप के गोले जैसी तबाही मचाने वाली फोर्स दे देती है। वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बर्फ की दीवार से एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ टकराता है और आवाज का वो धमाका दीवार से चिपके आइसबोर्न काइट्स को तुरंत गुस्से से भर देता है। कुछ ही पलों में वैली के एंट्रेंस के पास छिपे हुए 2 से 3 हजार आइसबोर्न काइट्स एक साथ हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन उस भारी झुंड को देखकर मैं बस मुस्कुराता हूँ। बात यह है, आइस फिनिक्स अपने खुद के आइस पपेट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी हेल्थ रिस्टोर कर सकती है। जब तक आइस वैली में आइस पपेट्स बचे रहेंगे, आइस फिनिक्स को मारना लगभग इम्पॉसिबल है और आइस वैली के हर एक बीस्ट को एक आइस पपेट में बदल दिया गया है। तो खुद की पावर बढ़ाते हुए क्यों ना उसकी यह एबिलिटी ही छीन ली जाए। आइस वैली में दोबारा घुसने से पहले मैं इंटेंसिफाइड ग्रोथ को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए 40 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करता हूँ। ये स्किल कॉम्बैट के बाहर पैसिवली हर मिनट 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जनरेट करती है और मारने से मिलने वाले सारे एक्सपीरियंस को 4 गुना कर देती है। मैं अपना स्टांस लेता हूँ और आइसबोर्न काइट्स से भरे आसमान की तरफ अपना ड्रैगन का पंजा मोड़ता हूँ। आइस वैली का सफाया करने के लिए 9 दिन और तुम मेरा पहला बैच हो और बिल्कुल इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। आखिरी प्योरब्रेड कोर्टो बीस्ट पपेट के गिरने के साथ मेरा शरीर जवाब दे जाता है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। नोटिफिकेशन, प्योरब्रेड कोर्टो बीस्ट का एक्सटिंक्शन हो गया है। 20 अनलॉक पॉइंट्स का एक्सटिंक्शन बोनस मिल गया है। टोटल अनलॉक पॉइंट्स 416, लेवल बढ़कर लेवल 16 हो गया है। ये आइसबोर्न बीस्ट पपेट की 11वीं प्रजाति है जिसका मैंने एक्सटिंक्शन किया है। 6 दिन। मैंने खुद को इतनी बार अपनी आखिरी लिमिट तक धकेला है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे करंट लेवल पर बची हुई आखिरी 2 प्रजातियों का सफाया करने से भी मेरा एक भी लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ना सिर्फ आइस फिनिक्स की इमॉर्टलिटी हमेशा के लिए छीनने के लिए, बल्कि इससे भी जरूरी 90% और अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए, जीत की गारंटी के लिए मुझे 2 स्किल्स को हर हाल में अनलॉक करना ही होगा। इस बीच आइस वैली की गहराई में आइस फिनिक्स बर्फ के एक अंडे के अंदर जमी हुई एक परछाई को बहुत ही कंफ्यूजन के साथ घूर रही। 10 दिन बीत चुके हैं। कायदे से सिर्फ लेवल 75 के एक बीस्ट को अब तक ऑर्गन लेवल तक पिघल जाना चाहिए था, फिर भी अंदर जमी हुई कैटेगरी की स्किन का सिर्फ 20% हिस्सा ही खराब हुआ है। उसका बाकी का शरीर लगभग पूरी तरह से सही सलामत है। आइस फिनिक्स ये महसूस कर सकती है कि गहरी बेहोशी में भी इस बिल्ली के दिमाग के एकदम कोर में कुछ बहुत पावरफुल है, एक खूंखार कभी न हिलने वाली फीलिंग। वो फीलिंग उसके शरीर की वाइटैलिटी को जमने से रोक रही है और इसीलिए बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन इतनी स्लो स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी आखिर में टूट ही जाती है। अभी आइस फिनिक्स की आंखों में कोई बेचैनी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही टेंडर और पॉजिटिव फीलिंग है, क्योंकि उसके लिए ये सोचे जा सकने वाले सबसे बेहतरीन पपेट्स में से एक है। लेकिन तभी एक आवाज आइस नेस्ट की शांति को तोड़ देती है। आइस फिनिक्स सिर से लेकर पूंछ तक काम जाती है, अपना सिर उठाती है और अपनी आंखों के सामने खड़े ड्रैगन टाइप बीस्ट को अविश्वास से घूरती है। तुमने मेरी ताकत को अपनी आंखों से देखा है। तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ 9 दिनों में मेरे अंदर से निकल रही किलिंग इंटेंट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। मैं आइस
आइस फिनिक्स की नजरों से एकदम ठंडी घमंड भरी आंखों से नजरें मिलाता हूँ और शांति से कहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी को उसकी मर्जी के बिना कैद करके रखना कानून के खिलाफ? इस बार आइस फिनिक्स के उस पुराने घमंड का कोई नामो निशान नहीं है। वह सच में मुझे एक खतरे की तरह देख रही है। 9 दिन पहले आइस फिनिक्स ये देखकर हैरान थी कि इतना पावरफुल बीस्ट अभी भी 3rd फ्लोर पर घूम रहा था, लेकिन उसकी नजरों में मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं था जिसे सीरियसली लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज कमजोर बीस्ट से बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर। लेकिन सिर्फ 9 दिनों में अब वो इस छोटे से जीव में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि कैट गर्ल और कितनी देर तक टिक पाएगी। मैं कोई फालतू बात नहीं करता, मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, एक बिजली की लकीर में बदल जाता हूँ जिसका निशाना सीधा आइस फिनिक्स का चेहरा है और बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर एक किक मारता हूँ। उस इम्पैक्ट से 1 करोड़ शॉक वेव निकलती है जो जमीन को किसी ब्लेड की तरह चीर देती है। आइस फिनिक्स अपने शॉक से बाहर आती और गुस्से से फट पड़ती है। उसकी नजरें मुझ पर लॉक हो जाती है और वो एक जमा देने वाली फ्रीजिंग ब्रेथ छोड़ती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेथ उसके मुंह से बाहर निकलती है, आइस फिनिक्स ये देखकर सुन्न रह जाती है कि जो छोटा ड्रैगन ठीक उसके चेहरे के सामने था वो ऐसे गायब हो गया है जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। यहाँ ऊपर पागल, मेरी आवाज ठीक ऊपर से आती है। आइस फिनिक्स तेजी से अपना सिर ऊपर करती है और देखती है कि मैं किसी तरह हवा में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर छलांग लगा चुका हूँ और मेरे जबरे में एक वॉइड ड्रैगन ब्रेथ बन रही है जो इतनी ज्यादा झुलसा देने वाली है कि उसके आसपास का स्पेस भी मुड़ने लगा है। पिछली बार जब उसने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के 4 ब्लास्ट झेले थे तो आइस फिनिक्स पूरी तरह से अपनी इमोर्टेलिटी पर डिपेंड थी और उसने हमारे उस पूरे हमले को किसी जोकर के शो की तरह देखा था। हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इस बार बात अलग है। 1000 सालों से ज्यादा टाइम से शांत पड़ा उसका एक इंस्टिंक्ट उसे चीख चीख कर गया है। अगर वो इसे भी उसी तरह से झेलती है तो भले ही वो बच जाए, वह लड़ने की अपनी पूरी एबिलिटी खो देगी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आइस फिनिक्स माना का एक ऐसा भयानक तूफान बुलाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और अपने ठीक ऊपर एक के बाद एक आइस बैरियर्स की कई लेयर्स बना देती है। टोटल 5 लेयर्स। आइस फिनिक्स के ऊपर एक कभी ना टूटने वाला किला बन जाता है, वॉइड स्काई पियर्स। मैं अपने जबरे से सैकड़ों मीटर लंबा आग का एक गोला फायर करता हूँ जो पूरे आसमान को झुलसा कर लाल रंग की एक धधकती हुई चादर में बदल देता है। पहला बैरियर टकराने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। आइस फिनिक्स का चेहरा खौफ से सफेद पर जाता है। जैसे ही आखिरी फ्रॉस्ट बैरियर पलक झपकते ही टूटता है, वो आग का गोला उस आइस नेस्ट के साथ एक ही झटके में सीधे आइस फिनिक्स के शरीर के आर पार हो जाता है। आइस फिनिक्स की एक भयानक चीरती हुई चीख पूरी आइस वैली में गूंज उठती है एक ही बार और उसकी आधी हेल्थ खत्म हो गई। अगर उन 5 फ्रॉस्ट बैरियर्स ने ज्यादातर ताकत को एब्जॉर्ब न किया होता तो वो वार आइस फिनिक्स को तुरंत जान से मारने के लिए काफी होता। कैसे तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैं दर्द से जमीन पर तड़प रही आइस फिनिक्स के खिलाफ अपना गार्ड पूरी तरह तैयार रखता हूँ और एक ऐसे इंसान का स्टांस लेता हूँ जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ रहा हो। वह अटैक सिर्फ वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के फैलाव को कंट्रोल करके कंसंट्रेट किया हुआ हमला नहीं था, ये एक एडवांस्ड इननेट स्किल थी। मैंने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का सुपीरियर फॉर्म अनलॉक करने के लिए पूरे 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च किए थे। वॉइड स्काई पियर्स, ड्रैगन रेस्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो गॉड्स के पास भी नहीं हो सकती। आइस फिनिक्स मुझे अविश्वास से घूरती है। तुम्हारी स्किल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम्हारी रॉ पावर मेरे आसपास भी नहीं है, तो यह कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे लेवल के एक बीस्ट के पास स्किल अप्रेजल होना चाहिए, है ना? खुद ही देख लो। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, स्किल अप्रेजल एक कॉमन स्किल है। इसका असर ट्रूथ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें ट्रूथ की बाकी कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन ट्रूथ की तरह ये तुम्हें किसी दूसरे जीव का लेवल और स्टैट्स रीड करने देता है। किसी भी लड़ाई से पहले दोनों साइड्स के बीच के फासले को नापने के लिए अप्रेजल का यूज करना लगभग हर बैटल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो कि वो 9 दिन पहले ही मेरे स्टैट्स देख चुकी थी। इसलिए आइस फिनिक्स ने इस बार देखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब वो आज फिर से मेरे स्टैट्स रीड करती है तो आइस फिनिक्स की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और जब वो एक खास स्किल पर पहुंचती है तो उसका शॉक बहुत बड़ा होता है। ब्लड लीनियस ऑप्टिमाइजेशन ओनर की फिजियोलॉजी को उसके एकदम ऑप्टिमल स्टेट में एडजस्ट करता है और लेवल अप होने से मिलने वाले सारे फ्यूचर गेन्स को मिलाकर सारे एट्रीब्यूट्स को परमानेंटली 50% तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही हायर लेवल के दुश्मनों का सामना करते टाइम ये स्किल ट्री के टॉप टियर स्किल ग्रुप में वॉइड स्काई पियर्स के साथ मौजूद मैक्सिमम 40 लेवल्स तक के लेवल सप्रेशन को खत्म करने के लिए लेवल कंपनसेशन देता है। कॉस्ट 200 अनलॉक पॉइंट्स, एक ऐसा एट्रीब्यूट बूस्ट जो एक फुल एवोल्यूशन के बराबर है। 40 लेवल्स का कंपनसेशन आइस फिनिक्स के लेवल एडवांटेज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फाइनली रैपिड रीजेनरेशन, वह मामूली सी स्किल जिसे मैंने पहले इग्नोर कर दिया था, अब उसका टाइम आ गया है। 5 अनलॉक पॉइंट्स की कॉस्ट पर यह पैसिवली हेल्थ और माना रिस्टोर करती है, बशर्ते मैं 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तक कोई डैमेज ना लो या कोई रिसोर्स खर्च ना करो। 505 अनलॉक पॉइंट्स, मेरे पास जो कुछ भी था वो लगभग सब कुछ, और इसने मुझे आइस फिनिक्स के खिलाफ खड़े होने की नींव दी। तुम भी उस शांति को तोड़ना चाहते हो जो मेरे बच्चे को बहुत प्यारी थी। आइस फिनिक्स दहाड़ती है और अपने पंख पूरी तरह खोल लेती है, मेरी पूरी तरह से बदल चुकी पावर का सामना करते हुए। आइस फिनिक्स के पास सीरियस होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रिकवर होने के लिए आइस पपेट्स को ड्रेन करो, स्टैट्स बूस्ट करो और फिर नंबर्स के दम पर दुश्मनों को कुचल दो। 3rd फ्लोर पर हमेशा से आइस फिनिक्स की यही स्ट्रेटेजी रही है, लेकिन पूरे 10 सेकंड बाद भी घोंसले के आसपास कहीं भी एक भी आइस पपेट दिखाई नहीं देता। हैरान होकर मैं एक स्माइल के साथ अपना सिर झुकाता हूँ। आइस
आइस फिनिक्स को फाइनली रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। स्टैंडर्ड समनिंग के उलट बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ऐसे आइस पपेट्स बनाता है जिनमें असली लाइफ फोर्स जिंदगी होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इतने बड़े नंबर को कंट्रोल करते हुए भी ये सिर्फ बेसिक कमांड ही दे सकती है। पपेट्स को ज्यादातर अपने खुद के जजमेंट सोच पर डिपेंड रहना पड़ता है। इससे ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि कब किसी एक पपेट पर हमला हो रहा है। वैली में कम से कम 3 लाख आइस पपेट्स होने की वजह से उन सब पर नजर रखने के लिए 3 मिलियन से ज्यादा के परसेप्शन स्टैट की जरूरत होगी। यहाँ तक कि लेवाइथन का परसेप्शन भी इतना हाई नहीं हो सकता। आइस फिनिक्स को कभी पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें खत्म कर रहा हूँ। इस पल आइस फिनिक्स को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जमी हुई गहरी खाई में गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा ड्रैगन बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लेगा और सच में वैली के उन लाखों आइस पपेट्स में से हर एक को खत्म कर देगा। तुम्हारे आइस पपेट्स सच में पावरफुल हैं। तुम 3rd फ्लोर पर राज करने के पूरी तरह काबिल हो, लेकिन तुम पास्ट बीते हुए कल में बहुत ज्यादा उलझी हुई हो। मेरे एक्सपीरियंसेस अनुभव भी कुछ कुछ तुम्हारे जैसे ही रहे हैं। मैंने भी अपने प्यारों को अपने सामने मरते हुए देखा है। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। तुम्हारे बच्चे के साथ जो हुआ वो सच में एक ट्रेजेडी, दुखद घटना थी, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए हरा सकता हूँ क्योंकि मेरी नजरें हमेशा आगे की तरफ रहती है। मैंने जिन्हें खोया है उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, लेकिन तुम अभी भी उनकी यादों में कैद हो। बेबीलोन, उस नाम को सुनते ही आइस फिनिक्स बुरी तरह कांप उठती है। उसकी आंखों का शौक गुस्से में बदल जाता है। वो कभी न मरने वाला पुराना खंडर। आइस फिनिक्स अपने पंख फड़फड़ाती है और एक भयानक तूफान खड़ा कर देती है। उसके शरीर का सारा माना उसके पंखों में भर जाता है। जैसे ही उसके पंखों की चमक अपने पीक चरम पर पहुंचती है, आइस फिनिक्स अपने पंखों को नीचे की तरफ जोर से झटकती है और माना का एक ऐसा भयानक तूफान छोड़ती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जहां भी पहुंचता है वहां की हवा भी जमकर सॉलिड हो जाती है और मैं जो रैपिड रिजनरेशन से पहले ही पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ, अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल वार करता हूँ। कॉमेट स्ट्राइक, वाइड स्काई, पियर्स जैसे अपने जबड़े से एक तारा फायर कर रहा हूँ और एक ऐसी भयानक गर्मी जो उस दुनिया को भी पिघला दे जिसे पूरी तरह से जमे हुए होना चाहिए था। एक तरफ पूरा स्पेस जम रहा है, दूसरी तरफ वे ग्लेशियर्स बर्फ के पहाड़ पिघलने लगते हैं जो 10,000 सालों से नहीं पिघले थे। बर्फ और आग आपस में टकराते हैं और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का जो धमाका होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, बहुत पहले, जब डंजन पहली बार बना था तो वहाँ सिर्फ केओस, अराजकता था। पुराने जमाने में यहाँ लाए गए बीस्ट ने आपस में 5 फ्लोर्स बांटने के लिए खूंखार और खूनी जंग लड़ी। उस कभी न खत्म होने वाले कत्लेआम के अनगिनत सालों के बाद एक फिनिक्स का जन्म हुआ। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उसने सारी लड़ाइयों को खत्म कर दिया और इस 5 फ्लोर के डंजन के अंदर प्योर पीस, पूरी तरह शांति वाली एक जगह बनाई। एक टाइम था जब ये जगह पक्षियों के चहचहाने से गूंजती थी और जमीन के हर इंच पर गर्माहट खिली रहती थी। यहाँ तक कि बेबीलोन, जो फाइनल बॉसेस में से एक था, वो भी उसकी उस शांत दुनिया में रहने के लिए 3rd फ्लोर पे आ गया था। बाद में फिनिक्स ने अपनी रीबर्थ, पुनर्जन्म की पावर का यूज किया, समय समय पर दुनिया की नफरत को एब्जॉर्ब किया, खुद को आग के हवाले कर दिया और उस सारी नफरत को इस सेंचुरी पवित्र जगह से दूर ले जाने के लिए राख से एक नए रूप में फिर से जन्म लिया। जब तक कि एक दिन फिनिक्स का एक बच्चा नहीं हुआ। उस बच्चे ने अपनी माँ की जिम्मेदारियां ले ली और डंजन के 3rd फ्लोर पे इस स्वर को बनाए रखने में मदद करने लगा। लेकिन फिनिक्स और उसके बच्चे को जो नहीं पता था वो ये था कि नफरत और लालच को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। डंजन का लॉर्ड लेवाइथन यहाँ के बीस्ट्स को इतनी आसानी से जीने की परमिशन नहीं दे सकता था। बीस्ट्स को बीस्ट्स ही रहना चाहिए, मारने, इवॉल्व होने और ठंडे पड़ने के उस कभी न खत्म होने वाले साइकिल चक्र में फंसे हुए। इसलिए लेवाइथन 3rd फ्लोर पर आया, फिनिक्स के बच्चे को मार डाला और 3rd फ्लोर के सारे बीस्ट्स की इंटेलिजेंस से सोचने समझने की ताकत छीन ली, उन्हें बिना दिमाग का बना दिया, जो किलिंग मशीन्स के अलावा और कुछ नहीं थे। फिनिक्स को अभी भी याद है कि उसके बच्चे ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था। कितना अच्छा होता अगर ये शांति हमेशा के लिए बनी रहती। काश हम इस डंजन के श्राप को तोड़ पाते। बेबीलोन, तुम लेवाइथन के बराबर इस डंजन के एक लॉर्ड हो। तुम चुपचाप खड़े कैसे देखते रहे और लेवाइथन को यहाँ मेरी बनाई हुई हर चीज तबाह कैसे करने दी? उस सवाल का सामना करते हुए बेबीलोन का जवाब सिर्फ 3 शब्दों का होता है, मैंने कोशिश की थी। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। मरती हुई आइस फिनिक्स का सामना करते हुए मेरी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है और उसकी जगह वो दया ले लेती है, जिसे मैंने अपने अंदर बहुत गहराई में दबा रखा था। अपने आखिरी पलों में आइस फिनिक्स अपनी नजरें मुझ पर टिका देती है। मैं बस यही चाहती थी कि चीजें वैसी ही रहे जैसी वे पहले थी, सब लोग शांति से रहें इस दुनिया में और कोई कत्लेआम ना हो। लेकिन तुमने जो किया है वो मारने से भी ज्यादा क्रूर, निर्मम है। मैंने इस दुनिया को वैसा बनने से रोक दिया जैसा लेवाइथन चाहता था। मैं बस 3rd फ्लोर की शांति को बचाना चाहती थी और उस श्राप को तोड़ना चाहती थी जो बीस्ट्स को इस डंजन से बांधता है। लेकिन तुमने जो किया है वो बिल्कुल वही है जो लेवाइथन चाहता है। तुम खुद वही बीस्ट बन गए हो जिसकी लेवाइथन को चाहत है। आइस फिनिक्स अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो अभी मरी नहीं है। वो बस इन आखिरी पलों में और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं आइस फिनिक्स को घूरता हूँ और सोच में डूब जाता हूँ जब तक कि आइस फिनिक्स फाइनली अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेती। मैं एक शब्द भी नहीं कहता। मैं तुम्हारे लिए वो शाप तोड़ दूंगा। वे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे क्योंकि वे सच नहीं है। भले ही मैं किसी दिन लेवाइथन को मार दूं और इस डंजन से बाहर निकल जाऊं, कोई और बीस्ट उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं बन सकता। इतने बड़े सपने सिर्फ इल्यूजन्स, भ्रम होते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे आस
आसपास के लोग मुझसे दूर जाना बंद कर दे। आखिर में मैं वही बोलता हूँ जो सच में मेरे दिल में है। मुझे नहीं पता कि यह मेरा इमेजिनेशन वहम है या नहीं, लेकिन जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, आइस फिनिक्स के बेजान चेहरे पर मौजूद वो आखिरी पछतावा मिटता हुआ सा लगता है और उसकी जगह एक बहुत ही हल्की सी शांति ले लेती है। एक हल्की सी आवाज के साथ आइस फिनिक्स का शरीर पूरी तरह से टूटकर बिखरी हुई बर्फ के एक मैदान में बदल जाता है। नोटिफिकेशन, लेवल बढ़कर लेवल 17 हो गया। मैन क्वेस्ट पूरा हुआ, 80 अनलॉक पॉइंट्स मिल गए। आइस फिनिक्स की मौत के साथ ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और टेम्परेचर साफ तौर पर बढ़ जाता है। मैं अपनी नजरें घुमाता हूँ और पास ही एक कोने में मुझे वो बर्फ का अंडा दिखाई देता है जिसमें कैटकल है। उसकी प्रेजेंस बहुत हल्की है लेकिन वो जिंदा है। मैं फाइनली खुद को सांस लेने देता हूँ। जैसे ही मैं कैटकल को आजाद करने के लिए उस बर्फ के अंडे की तरफ बढ़ता हूँ, आइस फिनिक्स के बचे हुए टुकड़ों के बीच अचानक कुछ हिलता है। मलबे से कुछ लुढ़कता हुआ बाहर आता है। क्यूरियस, उत्सुक होकर मैं पास जाता हूँ और उसे उठा लेता हूँ। ये पकड़ने में जेड एक तरह का कीमती पत्थर की तरह स्मूथ और गर्म लगता है और ये अंडे के साइज का बर्फ का एक गोला निकलता है जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा है। रुको, क्या ये एक डिवाइन बॉक्स, दिव्य बक्सा नहीं है? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई छोटे बच्चे। ये एक ऐसा खजाना है जो लेवल 150 से ऊपर के किसी बीस्ट के मरने पर सिर्फ 1000 में से एक बार ही मिलता है।